energy level of A, B, C of certain atom correspond to increasing value of energy. That is, सबसे छोटी एनर्जी E A की है, फिर उससे तक E B की है, उससे तक E C की है. If lambda 1, lambda 2 and lambda 3 are the wavelength of radiation corresponding to the transition from transition C to B, B to A and A to from C to A, ठीक है, रेस्पेक्टिवली, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट. तो हमारे को बोला है कि जो C से B तक की जो एनर्जी है ना, C से B तक की जो एनर्जी है और जो अपने पास ये दिया है लैम्डा 1, इसके लिए लैम्डा 1 दिया है, और अपने पास B से A तक की जो एनर्जी उसके लिए लैम्डा 2 दिया है, और A से C तक के जो एनर्जी दिया है उसके लिए ए से मतलब सी से ए तक के लिए सी से डायरेक्ट ए तक के लैम्डा 3 दिया है. मतलब अपने पास एनर्जी जो ये होगा, मतलब एनर्जी ऑफ सी इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ ए प्लस एनर्जी ऑफ बी होगा. और एनर्जी हम जानते हैं सी बाई लैम्डा, सी के लिए लैम्डा 3 दिया है, बराबर एच सी बाई लैम्डा 2 प्लस एच सी बाई लैम्डा 1. एच सी कैंसिल हो गए, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, ये लैम्डा 3 जो आएगा यहाँ पे एलसीएम जब ले लेंगे तो लैम्डा 1 लैम्डा 2 अपॉन लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 आएगा. लैम्डा 1 लैम्डा 2 अपॉन लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2. 0.15 मोल ऑफ पाइरिडियम क्लोराइड हैज बीन एडेड इनटू 500 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 0.2 m पाइरिडिन सॉल्यूशन. मतलब पाइरिडियम क्लोराइड है, एक पाइरिडियम क्लोराइड है जो कि कैसा होगा, यहाँ पे वीक बेस होगा. पाइरिडियम क्लोराइड क्या होगा, वीक बेस. पाइरिडियम क्लोराइड वीक बेस है. और इसी के देखो यहाँ पे क्या है, पायरिडियम क्लोराइड सॉल्ट है ये. तो हमने बोला एक वीक बेस पायरिडियम, और उसके साथ पायरिडिन वीक बेस है, उसी वीक बेस का किसी स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ सॉल्ट है, मतलब क्लोराइड है ना, तो मतलब पायरिडिन और HCl के बीच का सॉल्ट है पायरिडियम क्लोराइड. तो वीक बेस और उसी वीक बेस का किसी स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ सॉल्ट, मतलब ये बफर बनेगा. बफर में हमने बोला तो क्या पूछा है, द pH and OH माइनस आयन कंसंट्रेशन इन द रिजल्टिंग सॉल्यूशन अज्यूमिंग नो चेंज इन द वॉल्यूम इज. ठीक है, बफर के केस में अपने पास अगर पीओएच पूछा हो, यहाँ पे पीओएच बोला बेस है ना, तो यहाँ पीएच पूछा है, लेकिन हम लोग पीओएच निकालना है. बेस के लिए बफर, जब बेसिक बफर बने तो उसमें लिए पीओएच का फॉर्मूला होता है अपने पास PKB प्लस लॉग सॉल्ट बाई एसिड प्लस लॉग सॉल्ट बाई एसिड. तो PKB कैसा होगा, यहाँ पे PKB कैसे निकालेंगे, 9 माइनस लॉग 1.5 ये PKB आएगा, प्लस लॉग सॉल्ट कितना है, सॉल्ट अपने पास ये वाला हो जाएगा. इसके लिए मोल्स दिया है, इसके लिए वॉल्यूम दिया है, इसके लिए तो अपने पास कंसंट्रेशन जो होगा ना, ये सॉल्ट का कंसंट्रेशन अपॉन एसिड कंसंट्रेशन होता है. तो सॉल्ट का कंसंट्रेशन कितना आ जाएगा, 15/15 मोल हो गया अपॉन 500 सेंटीमीटर क्यूब. तो इसको मीटर क्यूब में मतलब लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा. तो हम जानते हैं 1 लीटर बराबर 1000 × 3 सेंटीमीटर क्यूब, मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब मतलब कितना हो जाएगा, 10 -3 लीटर. तो यहाँ पे 500 मतलब 500 × 10 -3 करेंगे तो ये वॉल्यूम लीटर में आएगा. तो ये कितना हो जाएगा, 500/1000. ये जीरो 1/2 मतलब 0.5 आ जाएगा. यहाँ पे सॉल्ट का कंसंट्रेशन 0.5 है और एसिड का दिया कितना 0.2, दोनों को डिवाइड कर दिया तो कितना आ जाएगा, 0.5 है क्या, अरे यार यहाँ पे गलत कर दिया. इसका कंसंट्रेशन 0.5 नहीं है, वॉल्यूम 0.5 लीटर है. वॉल्यूम 0.5 लीटर आ गया. वॉल्यूम कितना है, 0.5 लीटर. जब वॉल्यूम 0.5 लीटर आ गया तो हम लोग को कंसंट्रेशन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसके मोल्स कितने हैं 0.015 अपॉन इसका वॉल्यूम निकाला 0.5, तो इसको डिवाइड करना पड़ेगा. तो ये 1 जा, ये 3 जा, तो अपने पास जो कंसंट्रेशन आया सॉल्ट का कितना आया, 0.3 आया. तो 0.3 आया. तो 0.3 अपॉन 0.2 ठीक है. तो अपने पास कितना हो जाएगा, ये 3/2 हो जाएगा. 3/2 हो जाएगा, ये 3/2 हो जाएगा, 3/2 है ना. तो log 3/2. तो अब क्या कर ले, इसको मिटा लेते हैं. बिल्कुल. तो हमने बोला देखो क्या है कि अपने पास यहाँ पे 9 है ना, तो log 9 माइनस log 1.5 को लगभग हमने बोला देखो log 1.5 के, तो हम log 1 कितना होता है 0 और log 2 होता है 0.3. तो मतलब 0.3 1 के 0.3 और 0 के बीच में मतलब 0.15. अब 0.15
और प्लस log 3/2 तो log 3 तो अपने पास ये हो जाएगा 9 माइनस 0.15 माइनस log 3 कितना होता है, log 3 0.47 प्लस है, प्लस 0.447 माइनस log 2 0.3। तो अब क्या हो जाएगा ये अपने पास ये हो जाएगा 9 ही आएगा, 9 ही आ जाएगा। देखो आसपास 9 के ही आ रहा है ना, तो 45 ये दोनों कैंसिल हो गए, 45 बिल्कुल, तो 9 आ जा रहा है अपने पास। पीओएच कितना आ रहा है 9, पीओएच जब 9 आ रहा है तो अपने पास क्या हो जाएगा, पीओएच 9 आया, ठीक है। पीओएच कितना आया, 9 आया, पीओएच कितना आया, पीओएच 9 आया, पीओएच 9 आ गया। तो पीएच कितना हो जाएगा, 14 माइनस 9 दैट इज 5 आ जाएगा, पीएच 5 आ जाएगा पीएच, है ना। तो पीएच आ गया 5, तो अपने पास ऑप्शन तो चलेगा, ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, दो ऑप्शन होगा। अब उसमें बताओ भाई क्या पूछा है, OH माइनस कंसंट्रेशन। हमने पीएच निकाला था कितना, 10⁻9, तो अपने पास OH माइनस कंसंट्रेशन मतलब 10⁻−9, 10⁻−9 ये वाला हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन। ओके, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग कंपाउंड हैज एल कन्फिग्रेशन। एल कन्फिग्रेशन का मतलब क्या होता है, एल कन्फिग्रेशन मतलब लास्ट कार्बन में, मतलब लास्ट कायरल कार्बन में क्या होना चाहिए, लास्ट कायरल कार्बन में क्या होना चाहिए, लास्ट कायरल कार्बन में अपने पास जो ग्रुप है वो किधर होना चाहिए, लेफ्ट होना चाहिए। जो ग्रुप है किधर होना चाहिए, लेफ्ट मतलब एल, लेफ्ट मतलब एल। लास्ट कायरल कार्बन में जो ग्रुप है वो क्या होना चाहिए, लेफ्ट की तरफ होना चाहिए। देख लेते हैं यहाँ पे, तो लास्ट कायरल कार्बन ये वाला है, इसमें राइट की तरफ है, गलत हो जाएगा। लास्ट कायरल कार्बन है ये वाला और इसमें राइट की तरफ है, नहीं होगा। लास्ट कायरल कार्बन हमारे पास ये वाला हो गया और ये वाला है अपने पास लास्ट कायरल कार्बन, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, कायरल हो जाएगा। और ये कायरल है तो यहाँ पे इधर लाइट लेफ्ट की तरफ है, तो ये हो सकता है। और लास्ट वाला ये कार्बन है कायरल और यहाँ पे नहीं है, राइट की तरफ, तो गलत हो जाएगा। तो अपने पास आंसर क्या हो जाएगा, सी। ओके, द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ सेल हुज सेल रिएक्शन इज दिस। हमको डेल्टा ई बाई डेल्टा टी दिया है, द चेंज इन द एंट्रोपी ऑफ द रिएक्शन। तो देखो एंट्रोपी की बात है तो हमको सीधा दिमाग में ही फॉर्मूला आना चाहिए, डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। एंट्रोपी की बात आती है अपने पास दिमाग में यही फॉर्मूला आना चाहिए, ठीक है। ओके, तो अपने पास क्या है, तो अपने को डेल्टा ई दिया है, तो डेल्टा देखो डेल्टा ई दिया है, तो अपने को डेल्टा जी और डेल्टा ई में देखो यहाँ पे ई दिया ना, ई मतलब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया, तो अपने पास डेल्टा जी और डेल्टा ई में रिलेशन पता चाहिए। डेल्टा जी बराबर माइनस एन एफ ई नॉट, डेल्टा जी नॉट की बात करें तो यहाँ पे मैंने डेल्टा जी लिखा था, डेल्टा जी बराबर माइनस एन एफ ई, तो यहाँ पे डेल्टा जी को मैं लिख सकता हूँ माइनस एन एफ ई, ओके, बराबर डेल्टा एच तो जीरो है, हीट रिलीज हो ही नहीं रही, यहाँ पे कोई एनर्जी रिलीज हो ही नहीं रही है, तो डेल्टा जीरो माइनस टी डेल्टा एस। ओके, तो माइनस माइनस कैंसिल, यहाँ पे डेल्टा ई इसको मैं डेल लिख सकता हूँ, डी ई डी टी, तो यहाँ पे डेल्टा ई जो डी ई आएगा डी ई बाई डी टी, और यहाँ पे एन एफ वो किसके बराबर होगा, डेल्टा एस के बराबर होगा। तो अपने को इसकी वैल्यू दी हुई है, डेल्टा ई बाई डी ई बाई डी टी की वैल्यू दी हुई है अपने को, कितना दी है, और एन एफ इंटू डी ई बाई डी टी, इसी की वैल्यू क्या है, इसी की वैल्यू क्या है अपने पास, डेल्टा एस एंट्रोपी। तो एन की वैल्यू हमको पता है, देखो यहाँ पे क्या है, दो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर है, क्योंकि पी भी था यहाँ पे जीरो पे, यहाँ पे +2 में हो गया, तो जो नंबर ऑफ मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ दो इंटू है ना फ्राइडे कॉन्स्टेंट दैट इज 96500, 1 मोल का चार्ज, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का चार्ज इंटू डेल्टा डी बाई डी टी का 1.5 इंटू 10⁻⁻⁴। तो मैं यहाँ पे जीरो खत्म, 9.6 इंटू 1.5 का लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था, ये हो जाएगा, इसको मैंने लिख दिया 3, इसको मैं लिख दिया 3, 2 और 3 को लिख दिया मैं 3 इंटू 9.6 लिख सकता हूँ बिल्कुल। इसको ख़त्म करके यहाँ पे 3 इंटू 9.6, 3 इंटू 9.6 है ना, तो ये कितना हो जाएगा, 3 इंटू 9.6, 9 3 का कितना होता है 27, और इधर 27 प्लस कितना करो 1.8 मतलब 28.8 आएगा, मतलब 28.8 मतलब 28.95, 28.95। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग लुइस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ CO2 इज इनकरेक्ट। बताओ भाई इनकरेक्ट क्या है, देख लेते हैं। पहले वाले में क्या है, देखो इनकरेक्ट करेक्ट कैसे बताएंगे, कैसे बताएंगे, हमने बोला देखो ऑक्टेट कभी वॉयलेट नहीं होना चाहिए, ऑक्टेट टूल वैलिड नहीं होना चाहिए, ठीक है। देखो यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन इसके ऑक्टेट में, इसके में 2 2 4 2 6 और 2 8 हो गए, बिल्कुल ऑक्टेट कंप्लीट है इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है, बिल्कुल इसका भी कंप्लीट है, ठीक है। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो जाएंगे, यहाँ पे नहीं होगा। जो दूसरा वाला है ना वहाँ पे देखो कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इलेक्ट्रॉन कैसे होगा, तो ऑक्टेट टूल को वॉयलेट कर रहा है, ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर नहीं होगा, गलत हो जाएगा, ये वाला गलत हो जाएगा।
है ना। हाँ मैनी सिग्मा एंड पाई बॉन्ड रिप्रेजेंट इन मिथाइल एक्राइलेट। तो मिथाइल एक्राइलेट क्या होता है, एक्राइल ग्रुप किसको बोलते हैं, इसको एक्राइल ग्रुप बोलते हैं। तो एक्राइलेट मतलब ये एस्टर है क्या, एस्टर है क्या, बिल्कुल एस्टर है, ये एस्टर है। और एस्टर में क्या होगा, CH3, ओके सॉरी, CH2 डबल बॉन्ड, CH2 डबल बॉन्ड CH, ओके ओके, ये हो जाएगा 1 2 3 4, ठीक है। अपने पास फिर CH2 और यहाँ पे एस्टर चाहिए ना, एस्टर चाहिए ना, तो एक्राइलेट में मतलब डबल बॉन्ड ओ आएगा, फिर ओ आएगा, फिर मिथाइल बोला तो मिथाइल आ जाएगा सब आर ग्रुप। तो ये अगर मिथाइल एक्राइलेट, इसको क्या बोलेंगे, मिथाइल एक्राइलेट। तो यहाँ पे क्या है, सिग्मा बॉन्ड पूछा है अपने को। चलो इसको एक्सपांड किया जाए, इसका एक्सपांड किया जाए तो यहाँ पे क्या किया जाए, इसको हाइड्रोजन को बाहर लिख दिया जाए, है ना, नहीं इसको बना के लिखते हैं, नीचे नीचे मारते हैं। ये H2 है, यहाँ पे H2, तो ये आ जाएगा C, इधर H, इधर H, इधर डबल बॉन्ड, इधर C, फिर H, फिर C, फिर डबल बॉन्ड O, फिर O, फिर C, एक H और नीचे में एक H। तो अपने पास एक हमारे पास सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा, 5 सिग्मा, 6 सिग्मा, 7 सिग्मा, 8 सिग्मा, 9 सिग्मा, 10 सिग्मा, 11 सिग्मा। तो सिग्मा कितने हो गए, सिग्मा अपने पास 11 हो गए। और पाई कितना है, 1 है, 2 है, 2 पाई हो गए। पाई कितने हो गए, 2, 11 सिग्मा, 2 पाई। Okay, if the radii of A plus and B minus in the crystalline solid AB are 96 pm and 200 pm respectively, the expected structure of AB will be, ठीक है। expected structure हमको AB का पूछा है, तो हम क्या बोलेंगे सर, देखो बात ऐसी है कि हमने पास देखो इसका रेशियो देख लेते हैं। हमने पास ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का जो रेशियो होता है वो 0 पॉइंट, किसका रेशियो, कैटायन अपॉन एनायन का रेशियो, कैटायन अपॉन एनायन का जो रेशियो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के 0.414, मतलब √2 की वैल्यू है तो 0.414 से 0.732 तक होता है इसकी वैल्यू फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, रेशियो ऑफ कैटायन अपॉन एनायन। तो यहाँ पे कैटायन अपॉन एनायन का रेशियो कितना आ रहा है, कैटायन है 96/200। तो अगर इसको थोड़ा सा ज़्यादा मान लूँ 100, तो 1.5 1/2 मतलब 0.5 के आसपास आएगा, मतलब 0.5 मतलब इन दोनों के बीच में आएगा। तब इन दोनों के बीच में आएगा मतलब ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होगा, है ना। कि हमने बोला जो रेंज होता है, मतलब जो कैटायन अपॉन एनायन का रेशियो होता है वो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए 0.414 से ऑक्टाहेड्रल के लिए 0.41 से 0.732 तक होता है ऑक्टाहेड्रल के लिए, ये रहा। ओके, कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन। ये अपने पास बेंजीन है, बेंजीन के रिएजेंट को रिएक्ट कर रहे हैं कैटलिस्ट की प्रेजेंस में। अपने पास क्या बन रहा है, ओके अपने पास क्या बन रहा है, इथाइल बेंजीन। तो हमने बोला क्या हो सकता है, देखो यहाँ पे पहला वाला हो सकता है क्या, पहला वाला हो सकता है क्या, बिल्कुल पहला वाला बिल्कुल हो सकता है, दूसरा वाला भी बिल्कुल, क्योंकि देखो पहले वाला तो क्या है अपने पास, है ना, फिडल क्राफ्ट एसाइलेशन है, एसाइलेशन है कि एल्काइलेशन है, एल्काइलेशन है, तो एल्काइल ग्रुप बनेगा, कार्बोकेटायन बनाएगा जो AlCl3 होगा। जब पहला जो होगा ना, ये किसके साथ जब रिएक्ट करेगा, ये अपने पास Cl है ना, यहाँ पे जब AlCl3 के साथ रिएक्ट करेगा तो ये क्या बनाएगा, कार्बोकेटायन बना देगा, ये वाला मतलब इलेक्ट्रोफाइल बना देगा। इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा, अटैक कर देगा, है ना, इलेक्ट्रोफाइल क्या कर देगा, अटैक कर देगा। और ये इलेक्ट्रोफाइल जब अटैक कर देगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, पहला वाला बन जाएगा, ये वाला तो सही है। दूसरा वाले में क्या होगा, ये H2SO4 जो है इसको प्रोटोनेट कर देगा, जब प्रोटोनेट कर देगा तो क्या बन जाएगा, अपने पास कार्बोकेटायन मतलब इलेक्ट्रोफाइल बन जाएगा। जब इलेक्ट्रोफाइल बन जाएगा तो क्या कर देगा, बेंजीन ग्रुप पे अटैक कर देगा, और अटैक कर देगा तो क्या बन जाएगा, ये वाला बन जाएगा। कैसे कार्बोकेटायन बनाएगा, ये ऐसा वाला कार्बोकेटायन बनाएगा, मतलब इलेक्ट्रोफाइल जो होगा जब इसको अटैक कर देगा बेंजीन को तो क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, बेंजीन को जब अटैक कर देगा क्या बना दिया, जो आंसर था अपने जो चाहिए था वो बन गया आएगा। तो ये भी सही है, ये भी सही है। तीसरा वाला भी काम करता है वैसे, ये क्या करता है, यहाँ से निकाल देगा, यहाँ पे कार्बोकेटायन बना देगा, ये अटैक करवा देगा बेंजीन पे, और बेंजीन जब अटैक कर दिया तो क्या बन जाएगा, अपने पास जो चाहिए था वो बन जाएगा। तो ये सब सही है, सब सही है, ऑल ऑफ दिस ठीक है। ओके, एन आइडियल गैस एक्सपांड फ्रॉम 10⁻³ मीटर क्यूब टू 10⁻² मीटर क्यूब एट 300 केल्विन अगेंस्ट अ कांस्टेंट प्रेशर ऑफ 10⁵ न्यूटन पर मीटर। वर्क डन इज, तो हम जानते हैं वर्क डन क्या आता है, वर्क डन बराबर कितना होता है, वर्क डन बराबर, हमें वर्क डन का फॉर्मूला बताया, वर्क डन का फॉर्मूला कितना होता है भाई, -P∆V, किसके लिए, केमिस्ट्री के लिए। ओके, तो हमने बोला वर्क डन के लिए हमने को प्रेशर पता है, प्रेशर 10⁵ पर dV, और dV हमने वो लीटर में लेना है, यहाँ पे मीटर क्यूब में दिया तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हमको पता है 1 लीटर बराबर 10⁻³ मीटर क्यूब, ठीक है। तो ये क्या हो जा रहा है, ये क्या हो जा रहा है, 1 लीटर से किस में कन्वर्ट हो रहा है, 10⁻³ मीटर क्यूब मतलब 1 लीटर से किस में जा रहा है, 10⁻² मीटर क्यूब। 10⁻² मीटर क्यूब मैं कितना लीटर लिखूंगा, तो ये 10/10 हो जाएगा ना, तो ये 10 × 10⁻³ हो जाएगा, 10 × 10⁻³। ओके, तो मतलब 10 लीटर
तो 1 लीटर से 10 लीटर एक्सपांड हो रहा है। तो अपने पास जो डेल्टा वी आया कितना आया, 9 लीटर आया। डेल्टा वी 9 लीटर आया, डेल्टा वी 9 लीटर आया। तो हमने बोला पी डेल्टा वी कितना लिखूंगा, पी डेल्टा वी मतलब वी वर्क डन माइनस पी डेल्टा वी माइनस पी, पी कितना है, पी प्रेशर दैट इज 10⁵। डेल्टा वी जो होगा, डेल्टा वी जो होगा वो 9 हो जाएगा, है ना, पी डेल्टा वी। ओके 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 बिल्कुल। तो पी कितना है भाई, 9 है क्या, नहीं, प्रेशर हो जाएगा 10⁵ और डेल्टा वी हो जाएगा कितना, 9। तो ये अपने पास इंटू करना पड़ेगा, कितना इंटू करना पड़ेगा, ये तो लीटर में आया, तो उसको किलो जूल में चाहिए ना, तो उसको क्या करना, अब लीटर है तो लीटर को 10⁻³ लिखो, 10⁻³ लिखो। तो कितना आ गया ये 900 माइनस 900 आया, कितना आया माइनस 900, देखो माइनस 900 आया ना, बिल्कुल माइनस 900 आया, माइनस 900 जूल आया। तो माइनस 900 को हमको किलो जूल में लिखना है, तो कितना लिखेंगे, माइनस 0.9 किलो जूल, माइनस 0.9 किलो जूल। तो ये हो जाएगा अपने पास पहला ऑप्शन। Which one of the following arrangement of molecule is correct on the basis of their dipole movement? तो हमको पता है कि जो BH3 होता है ना, सॉरी NH3 की बात करेंगे, पहले NH3 की बात करेंगे और NH3 की बात करेंगे, दोनों में इंपॉर्टेंट है, साइड मेंशन किया है। ये हो जाएगा NF3 और BF3। ऐसे नहीं होता, पिरामिडल स्ट्रक्चर होता है यार, पिरामिडल स्ट्रक्चर होता है, पिरामिडल स्ट्रक्चर होता है। N होगा इधर, इधर होगा हाइड्रोजन, इधर हो जाएगा हाइड्रोजन, यार फिर गलत बना दिया। ऊपर होता है लोन पेयर, ऊपर होता है लोन पेयर, इधर हो जाएगा हाइड्रोजन, फिर इधर हाइड्रोजन, फिर इधर हाइड्रोजन, और यहाँ पे ऊपर होगा लोन पेयर, इधर एफ, इधर एफ और इधर एफ, तीनों तरफ एफ। तो यहाँ पे नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, तो ये सब क्या हो रहा है, डायपोल सारे ऐड हो रहे हैं, डायपोल सारे ऐड हो रहे हैं, डायपोल सारे ऐड हो जा रहे हैं, डायपोल सारे ऐड हो जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, डायपोल अपोजिट जा रहा है। जो मेन डायपोल है वो लोन पेयर वाला डायपोल सबसे बड़ा होगा, लोन पेयर वाला डायपोल सबसे बड़ा होगा। तो सब डायपोल जो है ना अपोजिट जा रहा है, सब डायपोल जो है अपोजिट कैंसिल रहता है। तो इसका म्यू जो होगा ना वो कम होगा, इसका म्यू जो होगा ज़्यादा होगा, इसका म्यू जो होगा ज़्यादा होगा, किसका, NH3 का म्यू ज़्यादा होगा NF3 से। तो NH3 का ज़्यादा, फिर NF3 का, NH3 का ज़्यादा, फिर NF3 का, और BF3 का तो म्यू 0 हो जाएगा, क्योंकि क्या होगा, प्लेनर स्ट्रक्चर होगा 120 डिग्री पे, तो इसका क्या हो जाएगा, म्यू 0। नॉन पोलर है ये, तो म्यू 0 हो जाएगा। ओके ठीक है। द कंडक्टिविटी ऑफ 1 × 10⁻³ एम एसिटिक एसिड इज इतना, एंड लैम्डा नॉट इज इतना। ओके द डिसोसिएशन कांस्टेंट इज, तो सिंपल सी बात है, हमने वो लैम्डा ई क्यू निकाले ना, हमने वो लैम्डा ई क्यू डिसोसिएशन कांस्टेंट मतलब अल्फा पूछा है, अल्फा मतलब पता है हमको, अल्फा बराबर क्या होगा, लैम्डा ई क्यू बाई लैम्डा नॉट। ठीक है, तो लैम्डा ई क्यू निकाल लेते हैं, लैम्डा ई क्यू कितना हो जाएगा, कापा इंटू, और सेंटीमीटर, यहाँ पे सेंटीमीटर 1000, ऊपर में 1000 लिखना पड़ेगा, ऊपर में 1000 लिखना पड़ेगा क्योंकि सेंटीमीटर है, कापा इंटू 1000 अपॉन मोलारिटी नॉर्मेलिटी, यहाँ पे बराबर हो जाएगी, लेकिन असली में तो नॉर्मेलिटी ही लिखते हैं, तो यहाँ पे नॉर्मेलिटी बराबर 10⁻³ हो जाएगा। ओके, तो अपने पास क्या हो जाएगा, कापा, कापा कितना दिया अपने को, 5 × 10⁻⁵ 5 × 10⁻⁻5 इंटू 1000 अपॉन 10⁻⁻3। ओके, तो ये हो जाएगा यहाँ पे कैंसिल, 10⁻⁻2, यहाँ पे ये हो जाएगा 10⁻⁻1, ऊपर जाएगा 50 आएगा, लैम्डा ई क्यू 50 आ गया। तो लैम्डा ई क्यू जब 50 आ गया तो 50/390 को मैं 400 लिख सकता हूँ। ये हो जाएगा 1/8, 1/8 आ गया अल्फा। हमको क्या पूछा, डिग्री डिसोसिएशन कांस्टेंट, डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या होता है, के होगा C⁴², के क्या होता है C⁴² किसके लिए, वीक एसिड के लिए। ओके, तो C कितना है अपने पास 10⁻³ इंटू α² की बात करें तो 1/64, 1/64। तो अगर मैंने ऊपर नीचे दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये वाला जब 100 इसके साथ जाएगा तो 10⁻⁵ आ जाएगा, 10⁻⁵, और ये 100/64 कितना आ जाएगा, लगभग 1.8 के लगभग आएगा। ओके, तो यहाँ पे क्या, अगर इसको मैंने यहाँ पे ऊपर नीचे जस्ट फिर से मल्टीप्लाई कर दिया तो 18/10⁻⁶, 18/10⁻⁶ आ रहा है, जो कि अपना आंसर हो जाएगा 18 है ना, क्योंकि यहाँ इन्होंने क्या किया, पॉइंट को इधर रखा है, सेकंड डिजिट के बाद रखा है पॉइंट को, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 18 × 10⁻⁶। इन विच रिएक्शन प्रोडक्ट फॉर्मेशन टेक प्लेस बाय सेडजेफ रूल। ठीक है, तो सेडजेफ रूल मतलब हमने बोला जब मेजर प्रोडक्ट जो हो मोर स्टेबल हो, मतलब मोर स्टेबल प्रोडक्ट, व्हेन मोर स्टेबल प्रोडक्ट इज मेजर प्रोडक्ट देन इट इज सेड टू बी इन सेडजेफ फॉलोइंग द सेडजेफ रूल। ठीक है, तो अपने पास जब ये क्या कर रहा है, फॉलो किसको कर रहा है, सेडजेफ रूल को फॉलो कैसे कराएंगे। देखो, जब मोर स्टेबल प्रोडक्ट जो हो वो मेजर प्रोडक्ट हो, मोर स्टेबल प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट तो क्या बनेगा, उसको क्या बोलूँगा, सेडजेफ रूल से बनेगा। एक हॉफमैन्स रूल होता है, हॉफमैन्स रूल बोलता है कि अगर लेस स्टेबल प्रोडक्ट अगर मेजर बन रहा है तो हॉफमैन्स रूल होगा। तो यहाँ पे सेडजेफ रूल की बात करिए, देखो एल्काइल ब्रोमाइड में, यहाँ पे एल्काइल ब्रोमाइड में बात कर लेते हैं। एल्काइल ब्रोमाइड में जब अल्फा
है ना। देखो जब बीटा कार्बन पे जो बीटा कार्बन हो, दो बीटा कार्बन हो, तो हमने बोला वहाँ पे क्या होगा, सेडजेस रूल चलेगा, वहाँ पे सेडजेस रूल चलेगा, वहाँ पे सेडजेस रूल चलेगा जब क्या हो, दो बीटा कार्बन हो, है ना। एल्काइल ब्रोमाइड में तो पहला में तो क्या है, यहाँ पे अल्फा है, ये बीटा है, देखो दो बीटा कार्बन है, तो यहाँ पे कौन सा रूल चलेगा, सेडजेस रूल चलेगा, और ये अपना आंसर हो जाएगा। यहाँ पे सेडजेस रूल चलेगा, ये अपना आंसर हो जाएगा। यहाँ पे सेडजेस रूल चलेगा और ये अपने पास आंसर हो जाएगा। ओके, है ना। ओके, यहाँ पे भी है लेकिन ये नहीं होगा। कोआगुलेशन ऑफ 100 ml ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन, देखो यहाँ पे एक पहली इंपॉर्टेंट चीज़ है कि 100 ml ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन ऑफ गोल्ड is completely prevented by addition of 0.25 gram of a substance X to it before addition of 1 ml of 10% NaCl the gold number is, ठीक है। तो ना गोल्ड नंबर पर बात कर लेते हैं। गोल्ड नंबर जो होता है यहाँ पे इंपॉर्टेंट तीन चीज़ें हैं यहाँ पे। गोल्ड नंबर के पहले तो इंपॉर्टेंट क्या होता है, 10 ml के लिए, है ना, 10 ml कोलोइडल सॉल्यूशन के लिए। तो यहाँ पे 100 ml दिया है, तो पहली चीज़ यहाँ पे 10 ml के लिए होता है। गोल्ड नंबर की पहले बात करते हैं, फिर यहाँ पे क्वेश्चन की आंसर की बात करेंगे। तो गोल्ड नंबर जो होता है वो 10 ml के लिए होता है, और वो तो क्या होता है, मिली मोल में कितना, मिली मोल में कितना ऐड किया, ठीक है ना, गोल्ड को कितना ऐड किया। ठीक है, ओके। तो कितना यहाँ पे mg में होता है क्या, मिलीग्राम, मिलीग्राम ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। बाय एडिशन ऑफ कितना, सब्सटेंस जो हो मिलीग्राम में हो, सब्सटेंस जो हो मिलीग्राम में हो, और सॉल्यूशन कितना होना चाहिए, कोलोइडल सॉल्यूशन 10 ml होना चाहिए। तो यहाँ पे 100 ml बोला है, और तो हमने बोला 100 ml के लिए अगर कितना लग रहा है 0.25 ग्राम, तो अपने पास 10 ml के लिए कितना लगेगा, 10 ml के लिए इसका अपने पास 10 से मल्टीप्लाई किया तब 0.25 बना, तो 10 से डिवाइड कर दो तब क्या बनेगा, 10 ml के लिए दोनों को तो 10 से डिवाइड कर दिया तो 10 ml के लिए आ जाएगा, ठीक है। तो एक जीरो इधर ले जाएगा, तो 0.025 ग्राम जो होगा वो क्या होगा, गोल्ड नंबर होगा। और ये हमने पास मिलीग्राम में होना चाहिए, तो अपने पास मिलीग्राम में कितना होगा, मिलीग्राम में कितना होगा 0.025 जो होगा वो ग्राम, मिलीग्राम में कितना होगा 25 मिलीग्राम, मतलब 25 अपना क्या हो जाएगा, गोल्ड नंबर। हमेशा गोल्ड नंबर मिलीग्राम में होता है, और ये हमेशा 10 ml के लिए होता है। गोल्ड नंबर हमेशा मिलीग्राम में होता है, और ये 10 ml के लिए होता है, तो ये 25 हो जाएगा इसका आंसर। द मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स गिवन बिलो इन ऑर्डर, ठीक है। ओके, द मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स गिवन बिलो आर इन ऑर्डर। ओके, मैग्नेटिक मूवमेंट का ऑर्डर बताना है अपने को, मैग्नेटिक मूवमेंट का ऑर्डर बताना है। तो बिल्कुल पहले वाले में हमने बोला फेकोनी, नी है ना, फेकोनी 28 हो जाएगा। 28 में भी हमारे पास क्या है, 28 में भी 1 2 3 4, ओके। तो अपने पास क्या हो जाएगा यहाँ पे एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं निकाले हैं, तो अपने पास 8 हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 डाल दिए, तब यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे पेयरिंग हो जाएगा, यहाँ पे पेयरिंग हो जाएगा, और यहाँ पे ऑक्टेटल कॉम्प्लेक्स कौन सा बनेगा, DsP2 वाला, सॉरी ये कौन सा है, ये प्लेनर है, स्क्वायर प्लेनर वाला बनेगा, स्क्वायर प्लेनर वाला बनेगा, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होगा ही नहीं, पीछे वाले में इलेक्ट्रॉन होगा। तो ये अपने पास अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना है 0, यहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन 0 है, ओके। और दूसरे वाले में अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हो जाए देख लेते हैं। दूसरे वाले में Mn है ना, Cn, तो इसके लिखेंगे हमने बोला, फिर से डब्बे में डालते हैं, बिल्कुल 1 2 3 4, और यहाँ पे कितना है +2 ऑक्सीडेशन पे मैंगनीज है, तो मैंगनीज में अपने पास 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, तो 5 बचा, 1 2 3 4 5 बचा। और ये स्ट्रॉन्ग फील्ड है ना, ये सफल है, तो क्या करेगा, पेयरिंग कराएगा, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, तो अपने पास क्या बनेगा 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 ये वाला बनेगा। तो अपने पास अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, यहाँ पे 1 है, अनपेड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कितने हैं 1 है, तो यहाँ पे पहले में 0, दूसरे में 1, तीसरे में बात कर लेते हैं, तीसरे में कितना है, क्रोमियम के बोले तो फिर से डब्बे बनाते हैं, 1 2 3 4, और ओके बिल्कुल। तो यहाँ पे फिर क्रोमियम में +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो यहाँ पे फिर क्रोमियम में जनरली क्या होता है, ऑक्सीडेशन हमारे पास ऐसा होता है ना, सब क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन सब डब्बे में होता है, इसका एक्सेप्शन होता है, कितना होता है ना, 3d5 और 4s1 कन्फिग्रेशन देखने को मिलेगा क्रोमियम में। तो जब हमने बोला यहाँ पे +3 मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, तो क्या हो जाएगा, यहाँ जब इलेक्ट्रॉन चला गया ये, यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन चला गया ये, तो क्या हो गया, तो यहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने बच गए, अनपेड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 3 बच गए, तो यहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन 3 है, और यहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन जो है वो कितने हैं, अनपेड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जो है वो कितने हैं, को Fe6
3 माइनस, ठीक है। तो को Fe6 माइनस में देख लेते हैं, को मतलब फेक को मतलब 27 है इसका एटॉमिक नंबर। तो 1 2 3 4, तो 1 2 3, तो 2 इलेक्ट्रॉन क्या, 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए हैं। तो 2 वहाँ से निकाला, 4s से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, 4s से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो दूर चले जाएंगे। और यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, तो यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन रहेंगे अब बस, है ना। यहाँ पे बस 6 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। तो बस यहाँ पे फिर क्योंकि एफ माइनस जो है वो वीक फील्ड लेगा तो पेयरिंग नहीं करेगा, तो यहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने बचेंगे, 4। अनपेड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो यहाँ पे मैग्नेटिक मूवमेंट भी ज़्यादा होगा। तो सबसे ज़्यादा किस में होगा, फोर्थ में सबसे ज़्यादा होगा, फोर्थ में सबसे ज़्यादा हो जाएगा। उससे कम किस में हो जाएगा, 3 में। और उससे कम किस में हो जाएगा, 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, 4 3 2 1, 4 3 2 1, 4 3 2 1। Okay, the number of moles of K2Cr2O7 that can be reduced by 1 mole of Sn2 plus ion is, ठीक है। तो अपने पास क्या है, K2Cr2O7 जो लोग बैलेंस करना पड़ेगा, इसको बैलेंस करना पड़ेगा। K2Cr2O7 को मैंने कितना किया, द नंबर ऑफ मोल ऑफ K2Cr2O7 दैट कैन बी रिड्यूस बाय 1 मोल ऑफ Sn2 प्लस आयन इज, द नंबर ऑफ मोल ऑफ K2Cr2O7 दैट कैन बी रिड्यूस बाय 1 मोल ऑफ Sn2 प्लस आयन इज। तो मैंने बोला इसको Sn+2 आयन के साथ कितना रिएक्ट करेंगे। ओके, Sn+2 आयन के साथ मैंने बोला क्रोमियम +3, क्रोमियम +3 प्लस Sn+4 प्लस Sn+4 प्लस Sn+4। ओके ओके, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये +6 था, +6 से +3 हो गया। तो यहाँ पे क्या हो गया, एक के लिए 2 से कम हुआ, मतलब एक के लिए 3 से कम हुआ, 2 मॉलिक्यूल से तो 6 से कम हुआ, ठीक है। तो इसका जो जिसकी जो वैलेंसी फैक्टर होगी वो 6 हो जाएगी इस केस में, ठीक है। तो हम जानते हैं इक्विवेलेंस को इक्वल करना है अपने को, इस सेक्शन में क्या करना है, इक्विवेलेंस मतलब मोल्स इनटू वैलेंसी फैक्टर। तो अपने पास कितना मोल चाहिए, सपोज x मोल चाहिए किसके, K2Cr2O7 के, x मोल्स इंटू 6 और इज इक्वल टू दैट कैन बी रिड्यूस बाय 1 मोल ऑफ SnCl2। तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे, देखो यहाँ पे जो चेंज आ रहा है इसका कितना चेंज आ रहा है, इतना यहाँ पे 2 से चेंज आ रहा है, 2 से चेंज आ रहा है यहाँ पे, ठीक है ना, 2 से चेंज आ रहा है क्योंकि यहाँ पे, ठीक है। ओके, तो 2 से चेंज आ रहा है क्योंकि यहाँ पे, क्योंकि देखो यहाँ पे 2 से चेंज आ गया। तो अपने पास n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2/6 दैट इज 1/3 आ जाएगा। कितने मोल चाहिए, 1/3 मोल चाहिए। ओके, नेक्स्ट की बात करेंगे, बेस्ट है। ओके, इन द गिवन रिएक्शन, ओके एस्टर दे दिया यार, CH3 डबल बॉन्ड वो CH खत्म। ओके, एस्टर क्या कर दिया, NaC2H5 के साथ रिएक्ट कर दिया, मतलब क्या कर रहा है, रिडक्शन कर रहा है, क्या कर रहा है, रिडक्शन कर रहा है। और जब भी एस्टर रिडक्शन करते हैं तो क्या बनता है, 2 अल्कोहल बनते हैं। जब भी अल्कोहल का रिडक्शन करेंगे तो अल्कोहल बनेंगे, जैसे कि हमने बोला LiAlH4 के साथ रिएक्ट जब कर दिया, किसको, LiAlH4 के साथ जब मैंने रिएक्ट कर, इससे भी क्या होगा, रिडक्शन हो जाएगा। इसको जब मैंने रिएक्ट किया है ना एस्टर के साथ जब मैंने LiAlH4 को रिएक्ट कर दिया, क्या हो जाएगा, 2 अल्कोहल बनेंगे, क्या बनेंगे, 2 अल्कोहल बनेंगे। तो यहाँ पे देख लेते हैं कहाँ पे 2 अल्कोहल बन रहे हैं, 2 अल्कोहल कहाँ बन रहे हैं यार, 2 अल्कोहल कहाँ बन रहे हैं, यहाँ पे पहले में बन रहे, तो आंसर हो जाएगा अपना। ओके, ऑन Fe2O3 सॉलिड दिया है, ये दिया है, ये दिया, रिएक्शन दी दो, अपने पास क्या बोला, यूज ऑफ दिस रिएक्शन टू कैलकुलेट द डेल्टा एच, ठीक है। तो तीसरा बराबर कितना होगा, तीसरा को ऑप्टेन करना है पहला दूसरे से। तो Fe खोजो, Fe हैं। तो यहाँ पे उधर साइड से इधर लाना है, तो माइनस करेंगे 1 को, और वहाँ पे कितने हैं, 2 हैं, यहाँ पे करना है 4, तो 4 के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तब होगा इधर, ठीक है। ओके, और फिर क्या करना है, यहाँ पे O2 खोजना है। O2 देखो जो कॉमन है दोनों में उसको नहीं लिखना है, देखो CO2 के बारे में, अगर CO2 होता ना, CO2 जो कि दोनों में कॉमन, इसको छोड़ देना होता। तो ये अपने पास ये काम चल गया इसी क्वेश्चन से, अब इसका काम नहीं है कुछ। अब मतलब 3O2 खोजना है, O2 कहाँ गया है, यहाँ पे O2 कहाँ है, यहाँ पे है, और यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 चाहिए, तो क्या करो, 3 से मल्टीप्लाई करो, और 2 से तब मिलेगा आपको तीसरा, ठीक है। पहले को उल्टा करके 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो तीसरा मिलेगा, और तीसरे को जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो दूसरे को जब 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो तीसरा मिलेगा। तो इसको कैसे लिखेंगे, अब इसको लिखेंगे ऐसे, 2 इंटू मतलब -2 इंटू 1 मतलब क्या है, इसकी एनर्जी है 230, है ना, अप्रोक्सीमेट मानेंगे। 3 इंटू 2 की एनर्जी कितनी है, -400, तो -460 और -400 -1200 -400 मतलब -1600। तो 1600 माइनस पहला वाला, है ना, आसपास की बात की, तो हमने 1600 के कोई आसपास है ही नहीं। ओके, अरेंज द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ दिस कंपाउंड फॉर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन।
ओके, सेलेक्ट द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की। देखो न्यूक्लियोफाइल कौन सा गुड होगा, न्यूक्लियोफाइल कौन सा गुड होगा जो कि अच्छा लिविंग ग्रुप, गुड न्यूक्लियोफाइल कौन सा होगा जो कि लिविंग ग्रुप क्या हो, अच्छा हो। गुड लिविंग ग्रुप आर ऑलवेज गुड न्यूक्लियोफाइल, जो गुड लिविंग ग्रुप होते हैं वो क्या होते हैं, गुड न्यूक्लियोफाइल होते हैं, ठीक है। तो अपने पास क्या होगा, OS डबल बॉन्ड OCF3, ये सबसे अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा। फिर ये वाला जो ग्रुप होगा ना OTS वाला, ये होगा। फिर ब्रोमीन वाला जो होगा ना उसमें बॉन्ड लाइन बड़ी सी आसानी से लीव कर सकता है, ब्रोमीन इज अ गुड लिविंग ग्रुप। देन क्लोरीन, तो यहाँ पे सबसे अच्छा ये लिविंग ग्रुप का ऑर्डर यही होगा। और अपने पास न्यूक्लियोफिलिसिटी का भी यही ऑर्डर होगा, न्यूक्लियोफाइल भी ऐसी ऑर्डर में होंगे। तो सबसे न्यूक्लियोफाइल ये वाला है। तो अपने पास 1 की रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होगी इसके लिए, है ना। तो क्या पूरा डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछा है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में तो 1 का सबसे ज़्यादा होगा, यहाँ पे लिखना 1। फिर उसके बाद किसका हो जाएगा 2 का, फिर उसके बाद किसका हो जाएगा 4 का, और उसके बाद किसका हो जाएगा 3 का। 3 का सबसे कम रिएक्टिविटी होगी 1 2 4 3, 1 2 4 3, ये हो जाएगा अपने पास। in the process electroplating, milligram of silver is deposited when 4 ampere of current flows for 2 minutes। ओके, एम मिलीग्राम नहीं बोला, एम ग्राम बोला है, मिलीग्राम नहीं बोला, एम ग्राम ऑफ सिल्वर जो है वो डिपॉजिट हो जा रहे हैं जब 4 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, तो 2 मिनट के लिए, ठीक है। द अमाउंट ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड बाय 6 एम्पियर ऑफ करंट फ्लोइंग फॉर 40 सेकेंड। तो कुछ नहीं करना, हमने को पता है W/E जो होता है वो क्या होता है, Q/96500। और हमने बोला W/E को क्या बोलता हूँ, मैंने बोला इसको बोलता हूँ मैं इक्विवेलेंट बोलते हैं ना, बिल्कुल W/E ने W/Q को बोलता हूँ, ये होता है कांस्टेंट। W/E क्या होता है, कांस्टेंट होता है। देखो अपने पास E इक्विवेलेंट भी कांस्टेंट होगा, और 9650 तो कांस्टेंट है ही। सिल्वर के लिए बात किया तो W/E को इक्वेट कर देते हैं, तो W पहले M है अपॉन E जो हो गया, मतलब W/Q को क्या करना है, इक्वेट करना है, W/Q को इक्वेट कर देना है। तो W मतलब इनिशियली जो मास मिला वो M मिला, अपॉन Q जो होता है वो I/T, I कितना है 2 × T कितना सेकंड के लिए, सॉरी करंट दिया है 4 एम्पियर, करंट दिया है 4 एम्पियर दिया 2 सेकंड के लिए, 2 सेकंड के लिए 2 मिनट के लिए। तो 4 × 2 मिनट को लिखूंगा 2 × 60 बराबर बाद में जो मास मिलेगा वो M हमको पूछा है, वही वाला M डैश बोल देता हूँ सपोज। और इसको मैंने बोला यहाँ पे 6 एम्पियर करंट कितने सेकंड के लिए 40, तो ये हो जाएगा 0 0, ये हो जाएगा 6 6 कैंसिल, ये 4 4 कैंसिल। तो M/2 जो है वो कितना है, M डैश है, M/2 क्या है, M डैश है, M/2 M डैश है, बिल्कुल सही है। द कॉम्प्लेक्स दिस एंड दिस, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, अपने पास यहाँ पे Br2 आयोनाइज हो रहा है, यहाँ पे Cl आयोनाइज कर रहे हैं, मतलब दोनों सेम है लेकिन आयोनाइज अलग अलग हो रहे हैं, मतलब ये आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म शो कर रहा है। क्या शो कर रहा है, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। अगर अलग अलग आयन मिले, पानी में डालने के बाद अलग अलग आयन मिल रहे हैं, डब्बे के बाहर वाली चीज़ें आयोनाइज होती है, तो अपने पास डब्बे वाले बाहर वाली चीज़ें आयोनाइज होने के बाद जो अलग अलग चीज़ें मिल रही है तो ये आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म हो जाएगा। ओके, BOH होल थ्राइस प्लस NaOH गिव्स NaBO2 प्लस NaBaO, ओके BOH होल 4, यस बिल्कुल सही है। तो अपने पास क्या हो रहा है, यहाँ पे ये लुईस एसिड है, बिल्कुल लुईस एसिड है जो कि इलेक्ट्रॉन पर एक्सेप्ट करता है क्या, यस ये इट इज़ अ एसिड बिकॉज इट एक्सेप्ट OH माइनस। ये एसिड इसलिए है, ये वीक एसिड है, हमने वाला बोरिक एसिड की बात कर रहा है। बोरिक एसिड जो होता है वीक लुईस एसिड होता है क्योंकि OH माइनस एक्सेप्ट करता है, लोन पर एक्सेप्ट करता है इसलिए। तो क्या पूछा है, हाउ कैन दिस रिएक्शन कैन बी मेड, ओके इज मेड टू प्रोसीड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। इस रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में कैसे भेजेंगे, देखो सर बात ऐसी है कि हमारे पास क्या होगा, जिसे हमने बोला इसको कंज्यूम करना चाहते हैं, इसको कंज्यूम करने के लिए हमने सपोज डायोल डाल दिया। अब डायोल मैंने तो सिस डायोल डाल दिया, तो देखो सिस डायोल जब डालते हैं तो क्या होता है, अपने पास जो BOH है ना, ये जो BOH है ना, ये जो BOH है अपने पास क्या हो जाएगा, कंज्यूम हो जाएगा, क्योंकि अपने पास जो डायोल होगा वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाएगा, एक चिलेटिंग एजेंट बनाएगा। ये क्या करेगा, यहाँ से पानी निकल जाएगा, यहाँ से जब पानी निकल जाएगा और यहाँ से जब पानी निकल जाएगा, यहाँ से जब पानी निकल जाएगा तो क्या बनेगा, एक कॉम्प्लेक्स बनेगा। और वो कॉम्प्लेक्स कैसे दिखेगा, वो कॉम्प्लेक्स कैसे दिखेगा, देखो बात कर लेते हैं, हमें बस कॉम्प्लेक्स कैसे दिखेगा, ऐसे दिखेगा। देखो ये वाला कॉम्प्लेक्स बन जाएगा कब कब कब, जब हमने बोला, जब हमने उसमें क्या डाला है, सिस डायोल डाला है तब। जब सिस डायोल डाल दिया, जब सिस डायोल डाल दिया तो अपने पास ये वाला कॉम्प्लेक्स बन गया। और जब ये वाला कॉम्प्लेक्स बन गया तो अपने पास बोला कि भाई अपने पास ये कंज्यूम हो जा रही है। अगर NaBH4 कंज्यूम NaOH होल 4 माइनस जो कंज्यूम हो जा रहा है, तो कंज्यूम हो जा रहा है मतलब वो कम हो रहा है। तो ली चैटलर साहब बोलते हैं अगर ये हमारे पास कोई भी रिएक्शन चेंज होती है, उसको अपोज करना चाहता है रिएक्शन, तो क्या करेगा, ये BH है ना, ये वैल्यू कम हो रही है तो यहाँ का बढ़ाने के लिए रिएक्शन कैसे जाएगी, फॉरवर्ड। तो हमको यही पूछा, फॉरवर्ड के लिए क्या करना है अपने को, सिस 1,2 डायोल डाल दो जो कि BOH होल 4 माइनस को कंज्यूम कर लेगा और ये रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा। चलो नेक्स्ट की बात करेंगे। ओके
टोटल वेपर प्रेशर ऑफ मिक्सचर ऑफ 1 मोल ए एंड 2 मोल ऑफ बी इज, ठीक है, 200 टॉल। टोटल वेपर प्रेशर बोला है मिक्सचर का कितना होगा, तो हमको बोला दे दिया है, हमने को दे दिया है, हमें कैलकुलेट नहीं, ऑब्जर्व जो दिया है ना वो दिया 200, पी ऑब्जर्व जो दिया है वो कितना दिया है 200 टॉर दिया है, 200 टॉर दिया है। और कैलकुलेटेड हम कैलकुलेट कर लेते हैं, चलो पी टोटल जो होता है वो कितना होता है, पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी, पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी, पी नॉट ए एक्स ए प्लस सॉरी पी नॉट ए यहाँ पे एक्स ए होगा, पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। तो ये हो गया अपने पास पी नॉट ए कितना हो जाएगा, पी नॉट ए हो जाएगा 150 इंटू एक्स ए मोल्स फ्रैक्शन, तो इसका मोल कितना हो जाएगा 1 अपॉन टोटल मोल हो जाएगा 3, टोटल मोल कितना हो जाएंगे 3 हो जाएंगे, तो 150 इंटू 1/3 और इधर जाके प्लस करूँगा ये 3 हो जाएगा, यहाँ पे 1 2 नहीं होगा 3 होगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा ये 150 नहीं होगा, यहाँ पे 240 इंटू 2/3, 240 इंटू 2/3, तो यहाँ पे ये 1 जा ये हो जाएगा 80, 8 इंटू 260 और यहाँ पे ऊपर में 160 लिखता हूँ, 160 हो गया ये, और 160 और यहाँ पे इसकी वजह से कितना आ रहा है 50, तो 50 इंटू 160 50 इंटू 160 मतलब 210 आ रहा है अपने पास। एब्जॉर्ब वेपर प्रेशर नहीं, कैलकुलेटेड जो वेपर प्रेशर आ रहा है वो 210 आ रहा है, कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर कितना है 210 आ रहा है अपने पास। अगर कैलकुलेटेड है वो ज़्यादा है, देखो अपने पास एक्सपेरिमेंट जो ऑब्जर्व किया उसने कितना ऑब्जर्व किया है ना, ऑब्जर्व किया उसने 200 टॉर, और हमने जो कैलकुलेट किया वो कितना कैलकुलेट किया 210, तो अपने पास क्या हो रहा है कि जो हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं ना वो ज़्यादा आ रहा है ऑब्जर्व से। तो अब पॉजिटिव है कि नेगेटिव है कंफ्यूजन ये होती है। तो देखो हमने बोला इसके लिए तरीका ये है, इसके लिए तरीका ये है कि अपने पास क्या ना कल है ना आना ऑन दैट डे है ना, पी ओ हो गया और एक होता है पी एक्सपेरिमेंटल है ना, पी ऑब्जर्व फिर पी सॉरी पी है ना, तो ये पी का एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्व एक ही है, तो पी कैलकुलेटर याद रखना, कैलकुलेटर से याद रखेंगे, कैलकुलेटर याद इतना तो करना पड़ेगा। तो देखो ऑन दैट डे, देखो ओ से ऑन दैट डे आ रहा है ना, ऑन मतलब पीछे की बात कर रहे हैं, ऑन दैट डे मतलब बीते हुए कल की बात करें, बीते हुए का मतलब पीछे की तरफ जा रहा है मतलब नेगेटिव हो जा रहा है, पीछे जा रहा है मतलब क्या हो जा रहा है नेगेटिव हो जा रहा है, हम पीछे की तरफ जा रहे हैं मतलब नेगेटिव में जा रहे हैं। तो हमने बोला ऑन दैट डे मतलब हम जब पीछे की तरफ जा रहे हैं मतलब जब आउट जो होगा पी आउट मतलब पी ऑन दैट वे मतलब पी ऑब्जर्व जो होगा वो अगर कम होगा पी कैलकुलेटेड से, पी ऑब्जर्व जो होगा वो क्या होगा कम होगा पी कैलकुलेटेड से। अगर पी ऑब्जर्व जो है वो पी कैलकुलेटेड से कम है, पी ऑब्जर्व जो है वो पी कैलकुलेटेड से कम है तो क्या होगा क्या होगा क्या होगा नेगेटिव डेविएशन होगा। और देखो अगर नेगेटिव डेविएशन है, हमने बोला देखो एक और चीज बात कर लेते हैं, नेगेटिव डेविएशन है तो नेगेटिव डेविएशन ऐसे है, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं हो जाना चाहिए, फिर बात कर लेते हैं। देखो अब नेगेटिव डेविएशन तो बॉइलिंग पॉइंट कैसा होगा, बढ़ेगा कि कम होगा, ठीक है। देखो अब वेपर क्या बन रहे हैं, हमने बोला ऑब्जर्व वेपर कम बन रहे हैं, प्रेशर कम है, तो अगर हमको फिर से ज़्यादा वेपर बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर को बढ़ाना पड़ेगा, टेम्परेचर को बढ़ाना पड़ेगा मतलब मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप बनेगा, मतलब मैक्सिमम बॉइलिंग मिक्सचर बनेगा, मैक्सिमम बॉइलिंग मिक्सचर ऐसे ही होता है एजियोट्रॉप में भी मैक्सिमम बॉइलिंग मिक्सचर। अब क्या करना पड़ेगा, सेम वेपर जितना पहले जब वेपर थे उतना ही वेपर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, और टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए तो हमने बोला वेपर प्रेशर बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप मतलब नेगेटिव मिक्सचर, नेगेटिव मतलब ऐसे ही याद आते हैं, एजियोट्रॉप में भी ऐसे होता है, तो मैक्सिमम बॉइलिंग मिक्सचर बनेगा जो कि नेगेटिव डेविएशन शो करेगा, तो मैक्सिमम नेगेटिव। देखो अपोजिट चीजें हैं, प्लस होता है ना मैक्सिमम नहीं होता, यहाँ पे प्लस होता है ना मिनिमम होता है, प्लस वाला मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, यहाँ पे नेगेटिव डेविएशन है तो क्या बनेगा मैक्सिमम बॉइलिंग, तो उल्टा होता है यहाँ पे रिलेशन, क्या होता है उल्टा, मतलब अगर मैक्सिमम है तो क्या होगा, मैक्सिमम है तो क्या होगा, मैक्सिमम है तो क्या होगा नेगेटिव की पॉजिटिव, मैक्सिमम तो नेगेटिव और मिनिमम बनेगा तो क्या होगा पॉजिटिव, नेगेटिव मतलब यहाँ पे उल्टा चीज़ होता है, उल्टा चीज़ें नेगेटिव मिनिमम नहीं, नेगेटिव मैक्सिमम और पॉजिटिव मिनिमम उल्टा चीज़ें ओके। 0.1 m solution of which the following compound will give the lowest freezing point, तो जिसमें फ्रीजिंग हमने बोला कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, क्या फ्रीजिंग पॉइंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है, नहीं होती, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, वेपर प्रेशर इज नॉट अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो हमने बोला यहाँ पे लोअरिंग बोला है, ज्यादा से ज्यादा लोअरिंग कब होगी फ्रीजिंग पॉइंट में, जब ज्यादा से आयन बनेंगे, है ना। हमने बोला कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी जो कि नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड करे, ना ही नेचर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे, नंबर अगर सेम है तो नेचर पे वो डिपेंड करेगा ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ नंबर पे डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे जो नंबर है हमने बोला इसको क्या बोलते हैं, प्यार से बोलते हैं मोहर सॉल्ट, मतलब फेरस अमोनियम सल्फेट इज नोन एज, ओके हमने बोला फेरस सल्फेट, फेरस अमोनियम सल्फेट इज नोन एज मोहर सॉल्ट, ठीक है। तो मोहर सॉल्ट में कितने आयन मिलेंगे, रैफी मिलेगा, SO4 मिलेगा, ये मिलेगा, तो 4 आयन मिल रहे हैं यहाँ पे, है ना, 4 आयन क्या 5 आयन मिल रहे हैं, 2 है ना यहाँ पे, बिल्कुल है 2 यहाँ पे भी, ठीक है, बहुत सारे 5 आयन मिल रहे हैं, बिल्कुल 5 आयन यहाँ पे कितने मिल रहे हैं 2 मिल रहे हैं, तो यहाँ पे नहीं होगा 2 मिल रहे हैं, यहाँ पे कितने मिल रहे हैं 4 मिल रहे हैं, यहाँ पे कितने मिल रहे हैं 3 मिल रहे हैं, तो यहाँ पे सबसे आयन मिल रहे हैं, सबसे लोअरिंग कहाँ होगी पहले वाले में,
पहले वाले रीडिंग सबसे ज़्यादा होगी। विच कंपाउंड विल शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, तो 2 ब्यूटेनॉल देख लेते हैं। 2 ब्यूटेनॉल कैसा होगा, 2 ब्यूटेनॉल ऐसा होगा, ब्यूटेनॉल हो गया, अरे ब्यूटेनॉल, ब्यूटेन 2 ऑल मतलब 2 ब्यूटेनॉल, ये हो गया अपने पास। देखो यहाँ पे क्या है, इधर वाला अलग है, इधर वाला अलग है, इधर वाला अलग है, यहाँ पे हाइड्रोजन है तो यहाँ पे कैरल हो जाएगा ना, बिल्कुल पहला वाला कैरल है, बिल्कुल है पहला वाला कैरल है। 2 अमीनो ब्यूटेन, 2 अमीनो ब्यूटेन, 2 अमीनो ब्यूटेन की बात करते हैं, ये अपना ब्यूटेन हो गया, और 2 अमीनो मतलब 2 पे NH2 आ गया, और ये ब्यूटेन हो गया, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये कायरल हो गया, क्योंकि सब अलग अलग है, यहाँ पे अलग है, यहाँ पे अलग है, यहाँ पे अलग है, यहाँ पे अलग है, तो कायरल है। दूसरा वाला भी कायरल। लैक्टिक एसिड की बात करते हैं, जो कि कहाँ बनता है, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में बनता है, तो यहाँ पे ये ऐसा होता है, कैसा होता है, ऐसा होता है। हमने बोला यहाँ पे हाइड्रोजन है, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, यहाँ पे ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, सब अलग हो गया, तो मतलब ये कायरल हो गया, ये कायरल हो गया, तीनों कायरल हो गया। आंसर क्या है, ऑल ऑफ दिस इज आंसर, ठीक है। ओके, विच अल्कोहल इज मोस्ट रिएक्टिव फॉर डीहाइड्रोजिनेशन, तो डीहाइड्रोजिनेशन की जो रिएक्टिविटी की जो ऑर्डर आती है ना, देखो जो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होंगे, जो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होंगे वो बढ़ाएंगे डीहाइड्रोजिनेशन को, जो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होंगे वो क्या करेंगे, बढ़ाएंगे डीहाइड्रोजिनेशन को। तो NO2 सबसे, फिर देखो NO2 सबसे डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, फिर कौन है, साइनाइड है, फिर कौन है, CHO है, फिर कौन है, C डबल बॉन्ड OCH3 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, NO2 इज वेरी गुड डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, उसके बाद साइनाइड है, उसके बाद CHO है, ठीक है। तो अपने पास क्या हो जाएगा, अपने पास सबसे पहले तो हमने क्या पूछा, मोस्ट रिएक्टिव पूछा, तो यहाँ ऑर्डर की बात कर ली हमने, तो यहाँ पे ऑर्डर जो हो जाएगा, मोस्ट रिएक्टिव कौन हो जाएगा, NO2 वाला, मोस्ट रिएक्टिव कौन हो जाएगा, NO2 वाला। ओके, तो जब इसका डीहाइड्रोजनेशन हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, एल्कीन बन जाएगा, जब डीहाइड्रोजनेशन हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, एल्कीन। ओके, इन द गिवन रिएक्शन, ओके हमने क्या बोला, हबो रिएक्शन दिया है, हबो मतलब हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, हबो मतलब हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन दिया है, जो कि कैसे काम करता है यार, AMKR से काम करता है, एंटी मार्कोनिकॉफ से काम करता है, एंटी मार्कोग्राम ट्यूब चलता है यहाँ पे, कहाँ पे, मैंने बोला है ना, हबो मतलब मैंने बोला ना, एंटी मार्कोनिकॉफ काम करेगा, हाइड्रोजन कहाँ जाएगा, हाइड्रोजन वहां जाएगा जहाँ पे हाइड्रोजन कम है, ठीक है। एंटी मार्कोनिकॉफ का नारा यही है, हाइड्रोजन कहाँ जाएगा, हाइड्रोजन वहां जाएगा जहाँ पे हाइड्रोजन कम है, बिल्कुल हाइड्रोजन वहां जाएगा। चलो हाइड्रोजन देख लेते हैं कहाँ जा रहा है, हाइड्रोजन कहाँ जा रहा है, हाइड्रोजन जाएगा यहाँ पे, हाइड्रोजन जाएगा यहाँ पे, ये CH2 हो गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा लिया, तो हाइड्रोजन यहाँ पे चला गया, क्योंकि हाइड्रोजन पहले यहाँ पे नहीं था, अब यहाँ पे क्या आ गया, OH आ गया, यहाँ पे H था, अब ये क्या हो जाएगा, आइसोमराइज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, इनॉल फॉर्म है, इनॉल फॉर्म किसमें, कीटो फॉर्म में आइसोमराइज हो जाएगा, क्या बनेगा, ये बनेगा CH3 CH2 C, ओके C, ओके ये हो जाएगा यहाँ पे डबल बॉन्ड, नहीं डबल बॉन्ड नहीं, ये हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा ये C डबल बॉन्ड OH, यहाँ पे मतलब एल्डिहाइड बन रहा है, ब्यूटेनल बन रहा है, ब्यूटेनल एल्डिहाइड बन रहा है। सिल्वर आयोडाइड इज यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग आर्टिफिशियल रेन, है ना, तो जो मूवीज में आर्टिफिशियल रेन बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है वो सिल्वर आयोडाइड किया जाता है, क्योंकि भाई इसको हाई अल्टीट्यूड में आसानी से स्प्रे कर सकते हैं, हाई अल्टीट्यूड में AgI को आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं, इसलिए तो हमने बोला आर्टिफिशियल रेन जो है ना, जो मैंने मूवीज में आर्टिफिशियल रेन बनाने के लिए किसका इस्तेमाल होता है, AgI का, क्योंकि क्या कर सकता है, आसानी से ऊंची जगह पर ले जाएंगे और आसानी से क्या करेंगे, स्प्रे कर सकते हैं, इसलिए बाहर से निकलेगा। ओके, तो हमने बोला क्या है, द एनोड मड इन द इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर कंटेन, देखो एनोड मड कॉन्सेप्ट ये है कि देखो किसी का भी सिल्वर रिफाइनिंग का कॉन्सेप्ट है, एनोड मड में हमेशा वही होगा जो कि उस मेटल से क्या होगा, कम रिएक्टिव होगा। तो हमने बोला Ag से कम रिएक्टिव कौन है, Au, तो हमने बोला सिल्वर इस एनोड में हमारे पास, यहाँ पे एनोड हो गया, यहाँ पे एनोड मड हो गया नीचे में, ये अपने पास पूरे डब्बे को मैंने भरा किसमें, सोल्यूशन में, तो यहाँ पे एनोड मड में वो होगा जो कि कम रिएक्टिव होगा, किससे कम रिएक्टिव होगा, उस मेटल से जिसको एनोड में रखा हुआ है। तो अगर Ag एनोड में है तो उससे कम रिएक्टिव कौन होता है, Au, तो सिर्फ और सिर्फ एनोड में क्या पाया जाएगा, Au पाया जाएगा। और जो सॉल्यूशन में होंगे वो कौन सी चीजें होंगे, सॉल्यूशन में वो चीजें होंगे जो कि क्या होंगे, मोर रिएक्टिव, सॉल्यूशन में वो चीजें होंगी जो क्या होंगे, मोर रिएक्टिव होंगी, सॉल्यूशन में वो चीजें होंगी जो कि मोर रिएक्टिव होंगी, ठीक है। ओके, सॉल्यूशन में वो चीजें होंगी जो कि मोर रिएक्टिव होंगी, तो मोर रिएक्टिव हमारे पास क्या हो जाएगा, जिंक कॉपर सब ज्यादा रिएक्टिव है, तो ये सब सॉल्यूशन में होंगे। लेकिन हमारे पास सिल्वर से कम रिएक्टिव कौन है, गोल्ड है, तो कहाँ होगा, ये गोल्ड जो होगा वो कहाँ पे होगा, कहाँ पे, ये होगा अपने पास सॉल्यूशन में, ये होगा किसमें, सॉरी ये अपने एनोड मड में होगा, Au, एनोड में क्या होगा, सिर्फ Au होगा। ओके, द गिवन डाटा आर फॉर द रिएक्शन, है ना, द गिवन डाटा आर फॉर द रिएक्शन 2NO plus Cl gives 2NOCl at 298 केल्विन, ठीक है। द रेट ऑफ द रिएक्शन इज, तो अपने क्या करना है, देखो इसमें क्या करना, बीबी खोजना होता है, बीबी हमेशा एक ही होती है, तो हमने बोला एक ही वाला खोजो, मैंने बोला 1 2 को जब मैंने ले लिया, तो मैंने जब डिवाइड किया दोनों को, तो मैंने बोला देखो यहाँ पे क्या होगा, 0.05 बाई 0.15 जो है ना, इसको जब मैंने बोला कितना लिखूंगा, इसको कितना लिखूंगा, इसको मैं लिखूंगा 1/3,
है ना। देखो इसको क्या लिखेंगे, इसको x लिख दें सपोज, इसका क्या है पावर, सपोज x है, हमने बोला इसको जब दोनों को डिवाइड किया 1 और 2 को जब मैंने डिवाइड किया तो यहाँ पे ये 1 आ गया, इसको करने से 1/3 मिल रहा है, तो हमने पास ये 1 ये हो जाएगा 3, तो 1/3 की पावर मैं क्या करूं, समथिंग x करूं तो क्या मिले 1/3 मिले, तो x क्या हो जाएगा 1, तो 1/3 की पावर मैं 1 करूंगा तो क्या मिलेगा अपने को 1/3 मिलेगा, मतलब Cl2 की पावर कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी, Cl2 की पावर कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी, है ना। अब हमने बोला देखो क्या करो, दूसरे तीसरे से बात करो, दूसरे तीसरे से बात करो, ओके। तो हमने बोला जब मैंने क्या किया, पहले और तीसरे को डिवाइड कर दिया, जब मैंने पहले और तीसरे को डिवाइड कर दिया तो क्या मिलेगा अपने को 1 हो जाएगा, 1 की पावर 1 हो जाएगा, और 1 की पावर 1/3 की पावर x में y वाला जो हो जाएगा वो y हो जाएगा बराबर 1/9, तो मैं 1/3 की पावर क्या करूं कि 1/9 मिले, तो y की पावर क्या करें, तो y की पावर अगर हम y की मतलब 2 करें तो क्या हो जाएगा 1/3 का क्यूब स्क्वायर करेंगे तो 1/9 हो जाएगा, मतलब अपने पास NO के रेस्पेक्ट में कितना हो जाएगा 2, NO के रेस्पेक्ट में सेकंड ऑर्डर है और Cl2 के रेस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर है, ठीक है। तो जो रेट होगा वो कितना होगा, रेट होगा वो कितना होगा, रेट अपने पास कितना 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 होगा, अपने पास रेट हो जाएगा कुछ इतना कितना इतना, ओके। नेक्स्ट हमने बोला रेट जो होगा वो कितना होगा R इंटू ओके के, रेट बराबर K इंटू NO की पावर 2 NO की पावर 2 इंटू Cl2 की पावर 1, ये हो जाएगा अपने पास रेट, ओके। नेक्स्ट तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, सेकंड वाला ऑप्शन मैच कर रहा है। नेक्स्ट की बात रुको देख चेक कर लेंगे नेक्स्ट, ओके। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्सी एसिड ऑफ सल्फर SOOS लिंक इज प्रेजेंट, ठीक है। तो देखो कैरोस एसिड को देखो हमने बोला कैरोस सबका स्ट्रक्चर बना लेते हैं, चलो हमने बोला कैरोस एसिड और मास्टर एसिड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो कैरोस एसिड कैसा होगा, कैरोस एसिड हमने बोला H2SO5, ठीक है। स्ट्रक्चर होगा कुछ ऐसा, कैसा होगा जी, ऐसा होगा जी, हमने बोला डबल बॉन्ड ओ इधर, डबल बॉन्ड ओ इधर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा OH आ जाएगा। तो देखो कितना ऑक्सीजन हो गया, 5 ऑक्सीजन हो गया। इसलिए बताओ यहाँ पे देखो परऑक्सी लिंकेज तो पाया जा रहा है, एंड हमको परऑक्सी नहीं बोला है, हमको है ना डाईऑक्सी बोला। देखो अभी ये होगा कैरोस एसिड, क्या होगा कैरोस एसिड, कैरोस साहब ने खोया था इसको, कैरोस साहब ने खोया था इसलिए मैंने बोला कैरोस एसिड बोल दिया, ठीक है ना। और हमने बोला मार्शल एसिड की बात करेंगे, मार्शल एसिड की बात करें तो मार्शल एसिड होता है H2SO8, ये होगा मार्शल एसिड, इसको मार्शल साहब ने खोया था, मार्शल साहब ने खोया था इसलिए मैंने बोला मार्शल एसिड, ओके। यहाँ पे OH आ गया, यहाँ पे O यहाँ पे S डबल बॉन्ड O यहाँ पे OH, तो देखो यहाँ पे SOOS बना है ना, बिल्कुल बना। तो यही हमको पूछा हो गया ये कौन सा एसिड हो गया, मार्शल साहब ने खोजे इसलिए मैंने बोला मार्शल एसिड, क्या बोला मार्शल एसिड बोला, ओके। तो यहाँ पे क्या है अपने पास दोनों में डिफरेंस ये है कि देखो यहाँ पे एक ही सल्फर है, तो एक ही सल्फर इसलिए मेरा कैस हम क्या बोलेंगे मोनो, एक ही मतलब मोनो, और सल्फर है तो सल्फ्यूरिक, मोनो सल्फ्यूरिक एसिड। और परऑक्सी लिंकेज पाया तो मैंने बोला परऑक्सो बोलना जरूरी है कि परऑक्सी लिंकेज पाया जा रहा है, तो कैरोस एसिड को मैं प्यार से और क्या बोलता हूँ, मैंने बोला इसको परऑक्सो मोनो सल्फ्यूरिक एसिड भी बोलते हैं। और मार्शल एसिड को बोलेंगे प्यार से, इसको यहाँ भी परऑक्सी लिंकेज पाया जाता है, इसको भी बोलेंगे परऑक्सो, क्या बोलेंगे परऑक्सो। और मोनो क्यों बोलेंगे यार, मोनो नहीं बोलेंगे डाई बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 सल्फर पाया जा रहा है, डाई सल्फ्यूरिक एसिड, डाई मतलब 2, मोर परऑक्सी मतलब परऑक्सी लिंकेज पाया जा रहा है, और डाई मतलब 2 सल्फ्यूरिक एसिड है तो डाई सल्फ्यूरिक एसिड हो जाएगा अपने पास। तो हमको ये तो पूछा है, बताओ भाई SOOS कहाँ पे देखने को मिलेगा यार, मार्शल एसिड देखने को मिलेगा, मार्शल एसिड मतलब H2SO8 है यार, अरे यार O8 लिख देना, यहाँ पे O8 नहीं O8 होगा, O7 नहीं होगा, O7 तो कौन होता है H2SO7 को क्या बोलते हैं, ओरियम बोलते हैं। तो यहाँ पे O8 पूछेगा तो मतलब मार्शल एसिड में क्या होता है O8 होता है, मार्शल एसिड में O8 होता है। इन द गिवन रिएक्शन ओके CH3CH2Br Na ड्राई ईथर है, Na ड्राई ईथर है, प्रोडक्ट बोला तो प्रोडक्ट क्या होगा, देखो यार क्या बात कर रहा है यार, आपने को बोला है आपको वुड रिएक्शन की बात कर रहा है, वुड रिएक्शन की बात कर रहा है, वुड रिएक्शन की बात कर रहा है। वुड रिएक्शन में क्या होता है देखो, वुड रिएक्शन में एल्केन का फॉर्मेशन हो जाएगा। अच्छा वुड रिएक्शन में क्या हो जाएगा, एल्केन का फॉर्मेशन में मैंने बहुत एक टंकी ले ली, इस टंकी में बहुत सारा क्या रख दिया, इथाइल ब्रोमाइड रख दिया, इस टंकी में बहुत सारा इथाइल ब्रोमाइड रख दिया, उसमें क्या डाल दिया मैंने, सोडियम डाल दिया थोड़ा सा, और इसमें सोडियम के साथ पानी डाल सकते हैं फट जाएगा, तो हमने इसमें इथाइल इथर डाल दिया, बिल्कुल क्या डाल दिया ड्राई इथर डाल दिया, इथाइल नहीं डाला ड्राई इथर डाल दिया। तो सूखा इथर अगर पानी हुआ तो एक्सप्लोजन हो जाएगा, तोप की जैसे फट जाएगा। तो हमने बोला यहाँ पे क्या डालना पड़ेगा, ड्राई इथर, सूखा पानी नहीं होना चाहिए, ओके। तो यहाँ पे क्या होगा वुड रिएक्शन में क्या होता है, वुड रिएक्शन में क्या होता है, एल्केन का फॉर्मेशन होगा। देखो यहाँ पे क्या होता है, सिमेट्रिकल एल्केन का फॉर्मेशन होता है, यहाँ पे CH2Br ये वाला, और इधर वाला Br यहाँ पे, इधर वाला Br कहाँ पे, यहाँ पे ये Br इधर में लगा दिया। तो जब मैं इधर लगा दिया तो क्या आ गया हमारे पास, Na इधर था, यहाँ पे ये चला गया, यहाँ पे ये आ गया, कितना आ गया CH3 अपने पास ब्यूटेन तो गारंटी बनेगा, ब्यूटेन के साथ साथ क्या बनेगा, अपने पास देखो अगर ये वाला रेडिकल बनता है, इसमें रेडिकल बनता है, देखो ये जो परसिस्ट करता है, ओके। हमने बोला
वुड रिएक्शन प्रोसीड बाय फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, वुड रिएक्शन प्रोसीड बाय फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, तो फ्री रेडिकल ऐसा बनेगा तो ये डिसप्रपोर्शनेट हो जाएगा, क्या कर जाएगा, ये डिसप्रपोर्शनेट कर जाएगा किसमें, इथेन में, और इथेन के साथ साथ ये क्या बनाएगा, एल्कीन बनाएगा सर, इथेन के साथ साथ क्या बनाएगा, एल्कीन बनाएगा, तो इथेन भी बन रहा है, एल्कीन भी बन रहा है, ब्यूटेन भी बन रहा है, मतलब मिक्सचर ऑफ ब्यूटेन, एल्कीन एंड ईथर, ओके, ब्यूटेन, इथीन एंड ईथेन, ओके, ब्यूटेन, इथीन एंड ईथेन का मिक्सचर बन रहा है, तो अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करें जरा, नेक्स्ट की बात करें जरा, ओके, नेक्स्ट की बात करते हैं, कंपाउंड नेक्स्ट हैविंग मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H5 C6H10 बोला सर, C6H10Cl2 ऑन हाइड्रोलिसिस गिव अ कीटोन, क्या करेगा, इसमें से कौन सा ऐसा हो कंपाउंड को बताओ जो कि हाइड्रोलिसिस करने पे एल्डिहाइड दिख जाएगा। तो देखो एल्डिहाइड का कॉन्सेप्ट यही है कि हमारे पास अगर एक कार्बन पे 2 H आ जाएगी, जिसमें भी एक कार्बन पे अगर 2 H आ रहे हैं, मतलब क्या होगा, पानी निकलेगा, पानी निकलेगा तो क्या बनेगा, एल्डिहाइड माने कीटोन ग्रुप बनेगा। तो देखो पानी एक ही का, जहां पे एक ही कार्बन पे 2 Cl होंगे, दोनों को रिप्लेस कर जाएगा, मतलब दोनों को सब्स्टिट्यूट जब करेंगे तो क्या होगा, वो आएगा दोनों जगह पे, और वो जाने के बाद पानी निकल जाएगा, और अनस्टेबल होता है क्योंकि एक ही कार्बन पे 2 H अनस्टेबल होते हैं, बाकी जनरली देखने को नहीं मिलता। जैसे कि हमारे पास एक एसिड होता है क्लोरल हाइड्रेट है ना, वहाँ पे स्टेबल होते हैं जनरली, लेकिन वहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग से स्टेबल होता है, लेकिन हमारे पास एक कार्बन पे 2 H कभी स्टेबल होंगे ही नहीं, एक कार्बन पे कभी OH 2 स्टेबल होंगे ही नहीं, तो क्या बनेगा, कीटोन ग्रुप बन जाएगा। कहाँ पे बनेगा, एक कार्बन 2 से ये रहा, यहाँ पर एल्डिहाइड बन जाएगा यार, सी वाले में एल्डिहाइड बन जाएगा। वो क्या पूछा है, कीटोन पूछा है ना, इसलिए। चलो द गिवन रिएक्शन, ओके, द गिवन स्ट्रक्चर ऑफ अल्फा एमिनो एसिड विल एग्जिस्ट एट विच टेम्परेचर। देखो अपने पास क्या हो रहा है इस रिएक्शन में, NH3 प्लस आ रहा है, NH3 पे प्लस आ रहा है, मतलब हमारे पास रिएक्शन मीडियम में H प्लस ज्यादा है, तभी तो क्या होगा, एसिड के जो अमीनो एसिड की जो NH2 है उसके साथ कौन रिएक्ट कर जाएगा, H प्लस जाकर रिएक्ट कर जाएगा, और क्या बनाएगा, NH3 प्लस बनाएगा। NH3 प्लस बनाने के लिए यहाँ पे H प्लस का होना जरूरी है, H प्लस होना जरूरी होगा कहाँ पे, pH जब होगा एसिडिक, pH होगा 7 से कम होगा, एसिडिक होगा तो क्या H प्लस ज्यादा होगा, H प्लस ज्यादा होगा तो क्या करेगा, NH2 के साथ रिएक्ट करेगा, जब NH2 के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, NH3 बनेगा, तो आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट, ओके हमें बोला अ येलो कलर्ड क्रिस्टलाइन सब्सटेंस गेव अ कलरलेस गैस X ऑन रिएक्शन विद फ्लोरीन विच इज थर्मली स्टेबल एंड हैज ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। ओके तो देखो भाई दिमाग में पहली बात आएगी अपने पास, देखो ऐसे क्वेश्चन को क्या करते हैं, थोड़ा लॉजिक से समझते हैं, थोड़ा एग्जामिनर के क्वेश्चन दिमाग से भी समझते हैं। एग्जामिनर हमसे पूछना क्या चाहेगा, वो हमेशा इंपॉर्टेंट चीजों को ही पूछना चाहेगा। हमारे पास SF6 बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बनती है, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बनता है, ये sp3d2 हाइब्रिडाइज होता है, बिल्कुल होता है। और हमारा sp3d2 हाइब्रिडाइज है क्या, ये बिल्कुल है यार, sp3d2 हाइब्रिडाइज है क्या, बिल्कुल है ये। ओके sp3d2 हाइब्रिडाइज है ये अपने पास, हाँ बिल्कुल। तो यहाँ पे एक बात और है कि यहाँ पे ये हाइड्रोलिसिस बहुत ही मुश्किल से शो करता है, ये क्या है, ये स्टेरिकली हिंडर्ड है F से, तो यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोलिसिस बहुत मुश्किल से शो करेगा। तो थर्मली स्टेबल भी बोल सकता हूँ, हाइड्रोलिसिस से भी स्टेबल होता है। ओके तो ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ये SF6। ओके बिल्कुल सही है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड ऑन डीहैलोजिनेशन गिव 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। ठीक है, हैलोजिन हो रहा है, डी हैलोजी हो रहा है, डी मतलब निकाला, हैलोजन को निकाला, इसलिए क्या नाम दिया, डीहैलोजिनेशन नाम दिया। तो हमने बोला डीहैलोजिनेशन करेंगे तो क्या मिलेगा, ये मिलना चाहिए, क्या मिलना चाहिए, ये मिलना चाहिए, ये मतलब ये मतलब ब्यूटेन, और यहाँ पे क्या हो जाए, यहाँ पे सी, तो ये अपने पास क्या हो जाएगा, 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन मिल जाएगा। कब जब मैं इससे क्या निकालूंगा, 2 हैलोजन निकालूंगा तब। ठीक है, 2 हैलोजन मैंने यहाँ से निकाल दिया, तो ये यहाँ से आगे ये चला गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड छोड़ गया, तो अपने पास क्या बन रहा है, ये तो बन रहा है अपने पास, क्या बन रहा है, ये वाला बन रहा है ना, बिल्कुल बन रहा है। ओके बिल्कुल सही है। तो अपना आंसर हो जाएगा पहला वाला आंसर हो जाएगा अपने पास। चलो नेक्स्ट की बात करते हैं सर। इन द गिवन रिएक्शन CH3CN प्लस CH3 CHO ओके NH2 NH3 बिल्कुल। तो क्या देखा यार, सिंपल सी क्वेश्चन है, हमको देखो क्या होना है, क्या करना है अपने पास, क्या करना है। एक तो पहले बात तो क्या बनेगा, CH2 माइनस बनेगा यहाँ पे, H प्लस को जब एक्सट्रैक्ट कर लिया, देखो भाई अपने पास ये कैसे बना सकते हैं, चलो देखो CH3 था, साइनाइड था, हमने बोला देखो ये NaNH2 जो है ना एकदम बहुत ही स्ट्रांग बेस है। बेस किस लिए बना है, H प्लस को खींचने के लिए बना है। इट विल एक्सट्रैक्ट अ प्रोटॉन, जब ये प्रोटॉन यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर लेगा, यहाँ से H प्लस जब ये निकाल देगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, CH2 माइनस आ जाएगा, CN आ जाएगा। ओके CH2 माइनस और CN आ जाएगा, तो ये अपने पास क्या बन जाएगा, अपने पास ये बन जाएगा, ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं न्यूक्लियोफाइल बन गया। अब न्यूक्लियोफाइल का अटैक क्या करेगा, न्यूक्लियोफिलिक सेंटर में अटैक करेगा, सॉरी इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर में अटैक करेगा। तो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर कहाँ पे है, एल्डिहाइड के पास है, CH3C डबल बॉन्ड OH है ना, तो ये बॉन्ड इधर जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, इस पॉजिटिव पे जो CH2 माइनस CN बना था वो अटैक कर जाएगा। जब अटैक कर जाएगा तो क्या बनाएगा, ये CH3 अल्कोहल बनाएगा। ओके यहाँ पे OH आएगा,
जिसको हाइड्रोजन बोलते हैं क्या, साइनोहाइड्रिन बोलते हैं क्या? ओके बिल्कुल साइनोहाइड्रिन बोलेंगे, इसको साइनोहाइड्रिन बोलेंगे, लेकिन हमें पास ठीक है। ओके तो साइनोहाइड्रिन का फॉर्मेशन हो जाएगा, तो साइनाइड भी है और हाइड्रोक्सी ग्रुप भी है, तो साइनोहाइड्रिन बोलते नहीं इसको ज़्यादा जल्दी, ठीक है। तो अपने पास क्या हो जाएगा, ये वाला बनेगा ना, बिल्कुल बनेगा। तो अब क्या किया, यहाँ से पानी निकालो यार, यहाँ से क्या करो पानी निकालो, यहाँ से क्या करो पानी निकालो, यहाँ से पानी निकाल दिया मैंने। जब यहाँ से पानी निकाल दिया मैंने तो क्या बन जाएगा, देखो भाई पानी निकालने के बाद, पानी निकालने के बाद क्या होगा, पानी निकालने के बाद क्या होगा, ये स्टेबल बन जाएगा, रेजोनेंस हो गएगा। देखो केमिस्ट्री की दुनिया में हर आदमी क्या चाहता है, स्टेबिलिटी, और अपनी दुनिया में हर आदमी क्या चाहता है, पैसा। तो यहाँ पे कंसेप्ट ऐसा है सर, अपने पास केमिस्ट्री की दुनिया में हर आदमी क्या चाहता है, एनर्जी, एनर्जी कम मतलब स्टेबिलिटी ज्यादा, स्टेबिलिटी चाहता है केमिस्ट्री की दुनिया में, और अपनी दुनिया में पैसा। बस यहाँ पे एनालॉजी यही है। तो ये बन जाएगा यार, कौन सा बन जाएगा, ये बन जाएगा। नेक्स्ट की बात करते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट रिएक्टिव फॉर इवन रिएक्शन, इवन रिएक्शन। तो भाई डांसिंग रेजोनेंस देखने को मिल रहा है, डांसिंग रेजोनेंस, सिग्मा बॉन्ड रेजोनेंस देखने को मिल रहा है, सिग्मा बॉन्ड रेजोनेंस देखने को मिल रहा है यार यहाँ पे, है ना। तो देखो डांसिंग रेजोनेंस देखते यार आग बंद के यार, ये ज्यादा होना चाहिए, बिल्कुल ज्यादा होना चाहिए। रेजोनेंस की ताकत इतनी बड़ी है कि ये तो भाई बेंजीन वाला भी इससे फिर रहता है, इसके सामने बेंजीन वाला भी फिर रहता है। और अभी कौन सी रेजोनेंस, डांसिंग रेजोनेंस ताकत बहुत ही ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा है, कंप्लीट होता है वहाँ पे, जनरली कंप्लीट होता है ना, इसलिए। तो यहाँ पे ये सब बेकार हो जाएंगे, ये सब बेकार हो जाएंगे, ये सब बेकार हो जाएंगे, ये सब ध्वस्त हो गए। और सेंसर पहला चला गया कि यहाँ पे डांसिंग रेजोनेंस देखने को मिलेगा, जब यहाँ पे पॉजिटिव जाएगा, मतलब ब्रोमीन जाएगा, पॉजिटिव आएगा, और पॉजिटिव आएगा तो बहुत ही जी ये आधा स्टेबल हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ये। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज लीस्ट रिएक्टिव विद वाटर, पानी के साथ कम रिएक्टिव, मतलब ये बोलना चाहिए पानी के साथ रिएक्शन क्या बोलते हैं, हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस से कम रिएक्टिव बोले तो भाई देखो अपने पास एसिड क्लोराइड जो होते हैं सबसे ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, ओके पानी के साथ। मैंने बोला हाइड्रोलिसिस के लिए एसिड क्लोराइड, तो पहले बात तो नहीं होगा आंसर, और तीसरा वाला भी आंसर नहीं होगा, मतलब चौथा वाला भी आंसर नहीं होगा। तो एसिड अमाइड सबसे कम रिएक्टिव होते हैं, कि जो पॉजिटिव चार्ज की इंटेंसिटी है ना यहाँ पे, ये जो है ना इसके पास लोन पे कम कर दे आ रहे हैं, कम कर दे आ रहे हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, कम हो जाएगा। पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी, तो हाइड्रोलिसिस जो रेट होगी वो भी कम हो जाएगी। और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है यार, डॉट कम कर दे रहा है और कम कर देता है, यहाँ पे सबसे कम रिएक्टिव हो जाएगा कौन, बी। सबसे रिएक्टिव कौन होता है, सबसे रिएक्टिव कौन होता है, एसिड क्लोराइड। उसके बाद कौन होते हैं, एस्टर की एसिड एनहाइड्रेट, एसिड एनहाइड्रेट होते हैं, फिर एस्टर होते हैं। ओके तो सबसे आउट ऑफ इंपॉर्टेंट, एसिड क्लोराइड के बाद, एसिड क्लोराइड के बाद एसिड एनहाइड्राइड, उसके बाद एस्टर, उसके बाद यार देख लेना आउट यार, एसिड क्लोराइड के बाद सॉरी एसिड क्लोराइड के बाद सबसे देख लेते हैं, एसिड एनहाइड्राइड और एसिड क्लोराइड में देख लेते हैं। चलो एसिड एनहाइड्राइड में और एस्टर में, एसिड एनहाइड्राइड और एस्टर में बात करते हैं। अपने पास यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये खींचने वाले ग्रुप भी है यहाँ पे, तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करेगा, बढ़ा देगा। और यहाँ पे सिर्फ देने वाला ग्रुप तो यहाँ पे बढ़ा नहीं पाएगा, तो यहाँ पे जो होगा एनहाइड्राइड सबसे रिएक्टिव हो जाएंगे, मतलब सबसे रिएक्टिव कौन हो जाएंगे, मतलब ज्यादा रिएक्टिव हो जाएंगे एनहाइड्राइड किससे, एस्टर से। मतलब हमने सबसे रिएक्टिव कौन हो जाएगा, सबसे रिएक्टिव अपने पास हो जाएगा यार कौन 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 है ना, क्लोराइड, एसिड क्लोराइड मोर रिएक्टिव देन acid chloride most reactive, and then an acid anhydride, and then ester, and then acid amide are the least reactive। ठीक है, ये ऑर्डर हो गया एसिड्स में। ठीक है, ओके नेक्स्ट, हाउ मेनी मोल्स ऑफ H2O आर लिबरेटेड व्हेन 1 मोल ऑफ हाइड्रेटेड MgCl2 इज हीटेड। तो पहले तो ये पता होना चाहिए MgCl2 किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, MgCl2 किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है ये पता होना चाहिए। MgCl2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है Mgcl2.6H2O के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। जब मैंने इसको गर्म कर दिया, तवे पे डाल दिया इसको, मैंने बोला तो क्या कर देगा, पानी निकालेगा यार, पानी निकाल देगा। कैसे निकालेगा, पानी निकाल देगा, लेकिन बच जाएगा कितना, 5 पानी निकाल देगा। 5 बार पानी निकाल दिया इसने, तो 5 मॉलिक्यूल पानी निकाल दिया। बाप रे बाप, 5 मॉलिक्यूल पानी निकाल दिया तो क्या बच गया अपने पास, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बच गया और HCl बच गया, और HCl बन जाता है अपने पास। ठीक है, ओके तो यहाँ 5 मॉलिक्यूल H2O निकाल देगा। ओके यही तो पूछा हमसे। नेक्स्ट की बात करो सर, हाउ मेनी यूनिट सेल आर प्रेजेंट इन द क्यूब शेप्ड आइडियल क्रिस्टल ऑफ NaCl ऑफ 1 ऑफ मास 1 ग्राम। 1 ग्राम है सर, 1 ग्राम NaCl लिया। देखो अपने पास सिंपल सी बात ये पता नहीं चाहिए, NaCl जो होता है वो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाता है, मतलब सॉरी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स नहीं बोलूंगा, ये होता है अपने पास CCP स्ट्रक्चर बनाता है, मतलब क्लोज क्यूबिक क्लोज पैकिंग में भी कौन सा, तो यहाँ पे जो होगा ना क्यूबिक क्लोज पैकिंग बनाएगा। ओके फेस सेंटर FCC जिसको बोलते हैं, CCP जिसको हम क्या बोलते हैं, FCC बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, इफेक्टिव एटम होते हैं 4 होते हैं, मतलब 1 यूनिट सेल में 4 एटम। तो हमको पूछा गया कितने यूनिट सेल है, तो हम क्या करते हैं, सिंपल सी बात है, जितना एटम है वो निकाल लेते हैं, कितने एटम टोटल हो जाएंगे उसको 4 से डिवाइड कर दूंगा, तो क्या हो जाएगा, टोटल यूनिट सेल आ जाएंगे। हमको क्या पूछा, यूनिट सेल पूछा नहीं इसलिए। तो देखो अपने पास नंबर ऑफ एटम कैसे निकालेंगे, वही मोल कॉन्सेप्ट हमने बोला 1 बाई मोल्स बराबर मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा 58.5 होता है NaCl का, उसमें और इसमें हमने बोला Na से मल्टीप्लाई कर दो 6 × 10⁻23 मल्टीप्लाई कर, मोल्स आ गए। अब मोल्स आ गए, मतलब मोल्स तो ये वाले हैं, नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया Na से, तो क्या हो गया, नंबर ऑफ एटम आ गया, NaCl के एटम आ गए। ठीक है, और NaCl के एटम आ गए, तो उसको मैंने क्या किया, अब उसको डिवाइड कर देंगे 4 से, तब क्या मिलेगा अपने पास नंबर ऑफ यूनिट सेल। क्या हो जाएगा, ये नंबर ऑफ यूनिट सेल हो जाएगा, ये नंबर ऑफ यूनिट सेल
सेल, ये नंबर ऑफ यूनिट सेल हो जाएगा, नंबर ऑफ यूनिट सेल हो जाएगा ये, ठीक है। तो क्या करते हैं इसको, मैंने बोला इसको मैंने लिखता हूँ 200, नीचे में 5 इंटू अप्रोक्सीमेटली 550 इंटू 4 200, ऊपर मैं क्या करता हूँ मैं 600 को ऊपर अंदर लेता हूँ, 2 जीरो अंदर लेता हूँ तो यहाँ पे 21 आ जाएगा। तो ये लगभग 3 के आसपास, 3 इंटू मतलब 3 थोड़ा छोटा आएगा, 3 × 10⁻21, 3 × 10⁻21, 3 थोड़ा छोटा, ये रहा 2। ओके अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड इज मोस्ट एसिडिक एंड मोस्ट बेसिक, सबसे एसिडिक कौन है इसमें से, देखो सबसे एसिडिक हमने बोला H2SO4 होता है, H2SO4 होता है, मतलब मैंने बोला कि देखो जब SO3 को ऑक्साइड का मतलब होता है अगर मैं पानी डालने के बाद सबसे एसिडिक, तो SO3 सबसे एसिडिक हो जाएगा, मतलब 4 सबसे एसिडिक हो जाएगा। और हमेशा जो फर्स्ट ग्रुप के जो मेटल्स होते हैं सबसे एसिडिक होता है, जैसे कि हमने बोला NaOH हो गया, KOH हो गया, RbOH हो गया, CaOH, 5 मतलब 4 हो गए ये, और एक होता है BaOH होल ट्वाइस, ये जो 4 है ना, मतलब ये 5 जो ऐसे बेस होते हैं जो कि स्ट्रॉन्ग बेस की कैटेगरी में, हमारे पास स्ट्रॉन्ग बेस पर से 5 है, कौन कौन से, NaOH, KOH, RbOH, COH एंड BaOH होल ट्वाइस, सब क्या है, ये सब स्ट्रॉन्ग बेस हैं। तो हमने पास ऐसा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस कौन बनेगा, ये KOH से, यहाँ पे K2O से क्या बनेगा, स्ट्रॉन्ग बेस बनेगा। तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड बनेगा, मोस्ट एसिडिक हो जाएगा अपने पास 4 वाला, और मोस्ट बेसिक हो जाएगा अपने पास 2 वाला, 4 टू आंसर हो जाएगा, 4 टू आंसर हो जाएगा अपने पास। अच्छा, C6H5CH3COCl ओके, तो हमने बोला यहाँ पे क्या किया, फिजल क्राफ्ट एसाइलेशन कर रहा है, तो एसाइलेशन से एसाइल बनाएगा, बिल्कुल बनेगा, क्या बनेगा, ओके एसिटोबेंजीन बन गया, एसिटोबेंजीन बन गया। जब एसिटोबेंजीन बन गया फिर मैं क्या किया, ZnHGHCl, मतलब किलीमेंजन रिडक्शन की बात कर रहा है, ZnHG जिंक है ना, मैंने बोला किलीमेंजन एक है ना दरिंदा था, बिल्कुल उसके पास उसको जंग जीतनी थी, ZnHG के साथ जंग जीतेगा, ओके ZnHG के साथ जंग जीतेगा, बिल्कुल जीतेगा। तो यहाँ पे क्या करेगा, बिल्कुल ये जंग जीतेगा, क्या बनाएगा, ये बिल्कुल ऐसा क्या बनाएगा, ये ऐसे बनाएगा, ये CH2CH3 ये बना दिया इसने, क्या बना दिया, ये बना दिया इसने। ओके सेलिसल्डिहाइड किसको बोलते हैं, सेलिसल्डिहाइड हम इसको बोलते हैं सेलिसल्डिहाइड, जो कहाँ बनेगा, कहाँ बनेगा, कहाँ बनेगा, कोलबे में, कोलबे में नहीं बनता सर, हमने बोला कहाँ पे बनता है, रीमन टीमन में सेलिसल्डिहाइड बनता है, कोलबे में तो सैलिसिलिक एसिड बनता है कोलबे में, ठीक है। तो यहाँ पे सेलिसल्डिहाइड कहाँ से बना लिया, मैंने बोला रीमन टीमन से बना लिया। अब जब सेलिसल्डिहाइड बना लिया तो क्या करेंगे, इसको और हमने बोला किसको सेपरेट करना है, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड को सेपरेट करना है। तो यहाँ पे इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिलेगा, यहाँ पे इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिलेगा, यहाँ पे इंटर, यहाँ पे इंट्रा, मतलब ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और पेनाइट्रोफिनॉल का काम कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल पेनाइट्रोफिनॉल कैसे सेपरेट कर सकते हैं, सिंपल डिस्टिलेशन से नहीं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस होगा दोनों में, जो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जहाँ पे देखने को मिलेगी वो ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट शो करेगा, तो वहाँ पे वो लेट में इवापोरेट होगा, जो पहले जो इवापोरेट होगा वो इंट्रा वाला होगा। तो ये वाला फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन सेपरेट कर सकते हैं इन दोनों को। ओके इस कैन बी प्रिपेयर्ड बाई, कोई हमने को बनाना है, ये वाला बनाना, मैं तो कहाँ से बना सकता, देखो पहले वाले रिएक्शन में जब भी देखो RMgx आते ही हमको क्या करना है, RMgx आते ही हमको R पे नेगेटिव चार्ज लगा देना है, न्यूक्लियोफाइल बनाएगा, ये न्यूक्लियोफाइल बनाएगा। तो पहले वाले रिएक्शन में अपने पास क्या है, अपने पास पहले वाले रिएक्शन में अपने पास बेंजीन है, ओके बेंजीन है, और बेंजीन में अपने पास CHO डबल बॉन्ड O है, ये H है, तो यहाँ पे ये नेगेटिव जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, ये इम्प्योर होते हैं ऐसे ही टूटते हैं बिल्कुल। तो यहाँ पे CH3 माइनस मिलेगा, RMgx से R पे नेगेटिव लगा दिया मैंने, तो यहाँ पे अटैक कर देगा ये, तो क्या बन जाएगा, ये वाला जो बनना था, ये बनना चाहिए, ये बन जाएगा, पहला वाला बन जाएगा। तो पहला आंसर हो सकता है ना। और दूसरे वाले में देख लेते हैं, दूसरे वाले में भी यार माइनस लगा दिया मैंने, तो यहाँ पे अभी ऐसे अटैक हो जाएगा, ऐसे अटैक हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा, यहाँ पे ये नेगेटिव जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, और यहाँ पे कौन अटैक कर जाएगा, C6H5 माइनस अटैक कर जाएगा, यहाँ पे अटैक जब कर दिया तो ये बन जाएगा, बिल्कुल बनेगा। तो बी से ही बन रहा है तो ये भी बनेगा, मतलब हमारे पास ये भी बनाएगा, और यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। which halogen oxidize water at room temperature but does not undergo disproportionation into it, ठीक है। तो देखो अपने पास क्या होता है, F2 जो होता है ना, F2 जो होता है ना, पानी के साथ जब रिएक्ट करता है ना, तो क्या करे, पानी के साथ जब रिएक्ट करेगा F2 तो क्या होगा, ये रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, ये HF बनाएगा और H2O को O2 रिलीज कर देगा। देखो यहाँ पे डिसप्रोपोर्शनेट नहीं होता, लेकिन जो Cl2 होते हैं ना, जब वो H2O के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये डिसप्रोपोर्शनेट हो जाता है। क्या होता है, डिसप्रोपोर्शनेट होता है, हाई ऑक्सीडेशन से HCl में पहुंच जाता है, मतलब लो ऑक्सीडेशन HCl में और HOCl में पहुंच जाता है। Br भी जब ऑक्सीडाइज हो जाएगा पानी के साथ क्या हो जाएगा, Br क्या हो जाएगा, डिसप्रोपोर्शनेट हो जाएगा, और क्या बनाएगा HBr बनाएगा, प्लस क्या बनाएगा, HOBr बनाएगा। ओके तो ये भी डिसप्रोपोर्शनेट हो जा रहा है यहाँ पे, लेकिन F2 डिसप्रोपोर्शनेट नहीं होता, लेकिन I2 कैसे रिएक्शन देगा, भाई I2 रिएक्शन देता ही नहीं पानी के साथ, ये नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, क्या है, नो रिएक्शन, क्योंकि नॉन स्पॉन्टेनियस, क्योंकि डेल्टा जी जो है ना वो ग्रेटर देन 0 है रूम टेम्परेचर पे, इसीलिए तो क्या रिएक्शन है, नॉन स्पॉन्टेनियस है। तो हमने बोला पहला वाला जो होता है ना HF के साथ, F के साथ जो होगा ना, फ्लोरीन के साथ वाटर जो होता है HF देता है, जो कि कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पे, डिसप्रोपोर्शनेशन नहीं हो रहा है।
नहाने का